तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ डोमेन मास्टर को मार दिया था, लेकिन उसने जैसे ही डोमेन मास्टर को मार दिया था तब उसकी बॉडी के अंदर से एक लड़की बाहर निकली थी जो कि एशियन डीमन क्लैन से थी। वैसे इस लड़की का नाम हानजी है फ्रॉम दी आगे की चैप्टर। और हानजी ने उन लोगों से कहा था कि वो सभी लोग या तो सरेंडर करें या फिर मारे जाएं। जिसके बाद उसने अपने टावर को नीचे बुलाया था और उसके अंदर चली गई थी और ये टावर के अंदर सभी डीमंस अभी किले रह रहे हैं, आगे के चैप्टर से पता चला है। और हानजी जाते हुए चैंग से कहती है कि हमारी मुलाकात जरूर होगी लड़के। खैर इसके बाद चैंग वहाँ पे खड़ा रहता है और वो यही सोचता है कि अभी के लिए हानजी को जाने देना ही सही रहेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपर वर्ल्ड का सारा मलबा नीचे आके गिरता है और हर तरफ तबाही मच जाती है और कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके करीब आधे घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि निंग अपनी स्पेस रिंग से अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर कई सारे लोगों को बचा के रख लिया था, जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी बच चुकी थी। और वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने इतनी बड़ी आपदा को पार कर लिया है और वो सभी लोग फिर से जिंदा हैं। जिसके बाद वो सभी चैंग को शुक्रिया कहने लगते हैं पूरे क्योसो को बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि चैंग ऐसे ही खड़ा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे लिंग और बायुवे आती हैं जो कि चैंग के गले लग जाती हैं और उसे पूछती है कि चैंग सही सलामत तो है और उसने हानजी को जाने क्यों दिया। चैंग लिंग से कहता है कि उन्हें छिपकली का पीछा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हानजी ने सिर्फ चैंग के एक क्लोन को मारा था जो कि डोमेन के अंदर भी नहीं था और उसकी पावर पहले ही जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हानजी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन चैंग को ज्यादा चिंता नहीं थी, उसे बस डोमेन को फिर से एक्सपैंड करना था जिसके बाद वो आसानी के साथ हानजी को धूल चटा सकता था। लेकिन एक चीज की चिंता चैंग को अभी भी थी कि टावर के अंदर ऐसे कई सारे डीमंस हो सकते हैं जो कि हानजी से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और टावर वो बड़ी सी चीज जिसको मैं बता रहा था कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक सारे पत्ते सामने नहीं आ जाते हैं तब तक उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर देगा, जिसके बाद उसकी लाइफ मौजा ही मौजा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग का मास्टर वहाँ पे धांसू एंट्री मारता है। चैंग जैसे ही अपने मास्टर को वहाँ पे देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन चैंग का मास्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है ओह ये बच्चे तुम तो यही हो। इसके बाद चैंग हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन चैंग का मास्टर आगे से स्टाइलिश हाथ मिलाता है और उसके साथ यो करता है। जिसके बाद चैंग का मास्टर कहता है कि उसे पता है कि चैंग के पास कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए इनको साइड में रखते हैं क्योंकि जिस एनिमी का वो लोग सामना करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भयंकर है, क्योंकि इनका वजूद अपर वर्ल्ड के इमोर्टल से भी कई गुना ज्यादा भयानक है क्योंकि ये सभी एशियन कॉन्टिनेंट से आते हैं। जिसके बाद हमें एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि तबाही के टाइम पे एशियन कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसके अंदर कई सारे रेसेस हुआ करते थे और उन्हीं में से हेवनली डीमन क्लैन एक था। और अच्छे खासे रिसोर्सेस को लेने के लिए कई सारे रेसेस ने आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। ये फाइट लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही और कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन इन सभी रेसेस के बीच में कोई पार्ट था जो कि इस लंबी लड़ाई की वजह से थक चुका था और वो लड़ाई को छोड़ के जाना चाहता था। इसीलिए वो सभी लोग एक साथ हुए जिन्होंने डायमेंशन को तोड़ के बाहर निकल गए उस एशियन रियलम के अंदर से। और ये लोग पहले मास्टर्स थे जो कि इमोर्टल डोमेन के अंदर रहने वाले थे, बेसिकली अपर वर्ल्ड के फाउंडर्स जिन्होंने अपर वर्ल्ड को बनाया था। लेकिन उसी टाइम पे इमोर्टल्स अपने वजूद को भूल चुके थे और ज्यादातर रिसोर्सेस को पाने के लिए वो लोग दरिंदे बन गए। इसके बाद वो लोअर वर्ल्ड के ऊपर आए और वहाँ पे कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया रिसोर्सेस को लेने के लिए। और जैंग का मास्टर उन्हीं में से एक था और उस टाइम पे जैंग के मास्टर के पास कुछ यही तरह की लालसा थी कि उसे ताकतवर बनना है और वो गुस्से में पागल रहता था। इसीलिए वो लगातार खूना खचर मचाया जा रहा था और जो भी लोग उसके सामने आते वो उन सभी को मार देता है। और शायद से उस टाइम पे वहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते थे क्योंकि मुझे इंसान तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। और जैंग का मास्टर इसी तरह से अपनी खूनी जिंदगी लोअर वर्ल्ड के ऊपर बिता रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसका खून लोअर वर्ल्ड के लॉर्ड के आर्टिफैक्ट के ऊपर गिर गया और तब उस मैजिकल वेपन ने जैंग के मास्टर को एक इमेज दिखाई जहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट उनके ऊपर हमला कर रहा था और हर तरफ चाहे वो अपर वर्ल्ड हो या फिर लोअर वर्ल्ड हो उस जगह पे चाहे जो भी हो वो सभी दर्दनाक मौत मर रहे थे। यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था जो कि वहाँ से भाग निकले थे। जैंग के मास्टर को बाद में पता चला कि वो मैजिक वेपन उन ओरिजिनल मैजिक वेपन से में से एक था जो कि एशियन कॉन्टिनेंट से पहली बार लाए गए थे। और जैंग के मास्टर को बाद में पता चला कि अपर वर्ल्ड के लोग जैसे जैसे फाइट करके एक दूसरे को मार रहे थे वैसे वैसे उनकी ब्लड लाइन के अंदर कोई चीज थी जो कि अवेकन हो रही थी, जिस वजह से एशियन कॉन्टिनेंट ने उनके बारे में पता लगाया और उन्हें पता चल गया कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं। जिसके बाद जैंग का मास्टर समझ चुका था कि एशियन कॉन्टिनेंट अगर उनके पास आता है तो फिर उन सभी की लंका लग जाएगी। जिसके बाद उसने बाकी सभी एशियन वेपन्स को ढूंढा और उन सभी को असेंबल किया। जिसके बाद वो उड़ते हुए डायरेक्ट अपर वर्ल्ड के ऊपर चला गया उनको वार्निंग देने के लिए कि एशियन कॉन्टिनेंट वाले आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन अपर वर्ल्ड के लोग कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे, इसीलिए उन लोगों ने जैंग के मास्टर की एडवाइस को तो नहीं सुना और साथ ही में उन सभी वेपन्स को भी ले लिया और उसकी डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद जैंग का मास्टर सीधा नीचे आके लोअर वर्ल्ड पे आके गिरा और उसे बाद में पता चला कि उसने लोअर वर्ल्ड के ऊपर कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। जिसके बाद जैंग के मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी इन तरह के कॉमन लोगों को बचाने में लगा दिया, लेकिन इन सभी का फायदा कुछ भी नहीं हुआ है और आखिर में ये सभी व्यर्थ जाने वाला है। और मैं ये सब कुछ तुम्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाला है। जिसके बाद जैंग का मास्टर जैंग को ये भी बता देता है कि हेवनली डीमन क्लैन ने पहले ही अपर वर्ल्ड के जितने भी डोमेन मास्टर्स थे उन सभी की बॉडी के ऊपर हमला करके उन्हें पहले ही मार दिया है। लिंग जैंग के मास्टर से पूछती है कि वो सभी लोग डायरेक्ट उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर देते हैं जब वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसपे जैंग का मास्टर आगे से कहता है कि उसे भी इस बारे
में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था कि उसने जल्दबाजी नहीं की और उस लड़की का पीछा नहीं किया। एशियन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और वो हजारों सालों से खुद को छुपाए हुए था, इसीलिए उनके पीछे जल्दबाजी में हमला करने का मतलब ये था कि मैं अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा था। इसके बाद चैंग सोचता है कि उसे सबसे पहले जरूरी चीजों को करना चाहिए, जैसे कि उसे क्योसो के जितने भी लोग मरे थे उन सभी को दोबारा जिंदा करना था। इसके बाद उसे जुआनचू के पास जाना था और उसे भी जगाना था। इसके बाद चैंग फिर से नीचे आता और जितने भी मास्टर को जिंदा किया था यानी सिटी लॉर्ड्स को, उनके साथ बैठ के इस मामले को कैसे सॉल्व करना है इस बारे में पूरी तरीके से बात करनी है। जिसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे टोटल कितने पॉइंट देने पड़ेंगे क्योसो के हर एक किसी बंदे को दोबारा जिंदा करने के लिए। और तुम्हें याद होगा कि चैंग को एक नया सिस्टम मिला था कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है अपने डोमेन के अंदर, तो चैंग उसी फंक्शन का यूज करने वाला है। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने अपर वर्ल्ड के अंदर जो तबाही मचाई थी और जितने सारे इमोर्टल्स को मारा था उन सभी की फील्ड वैल्यू टोटल 95 करोड़ होती है। लेकिन क्योसो के लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए करीब 400 मिलियन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि चैंग अगर उन सभी को फिर से जिंदा करता है तब उसके पास ले दे के कुछ भी नहीं बचेगा और उसके सारे फील्ड पॉइंट चले जाएंगे। जिस पर चैंग सिस्टम को पकड़ता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले तुम सिस्टम हो या फिर ट्रेडिंग ऐप, इधर मैं जितने पॉइंट कमाता हूँ तुम उन्हें तुरंत लॉस करवा देते हो, साला तुम पक्का कोई ट्रेडिंग ऐप हो, सिस्टम नहीं हो। इस पे सिस्टम उसे कहता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, ये सब तुम्हारी वजह से ही होता है क्योंकि तुम फालतू में ही सभी क्लोन्स के ऊपर यूं पैसे उड़ाते जा रहे थे। खैर चैंग सिस्टम से कहता है कि कोई भी बात नहीं है, जितने भी पॉइंट है उन सभी का यूज करो और जितने भी लोग मरे हुए थे उन सभी को दोबारा जिंदा कर दो। इस पे सिस्टम भी चैंग के ऊपर फिदा हो जाता है और कहता है कि होस्ट आपने ये सही काम किया है। इसके बाद सिस्टम लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करने वाले फंक्शन को एक्टिवेट करता है और डोमेन के अंदर जितने भी लोग मरे थे उन सभी को दोबारा जिंदा कर देता है। इस ट्रेड लॉट मर के जिंदा होते हैं और कहते हैं कि साला हम तो मर गए थे, दोबारा कैसे जिंदा हो गए। खैर हम देखते हैं कि जितने भी लोग जिंदा हुए थे वो सभी अपने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें खुशी हुई कि मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ, जिससे भाई लिंक तो हैरान हो ही जाती है। साथ ही में चैंगा मास्टर आगे से कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हम लोग उस लड़के को देखते हैं जिसकी बॉडी को सीटिया ने कब्जे में कर लिया था और वो भी दोबारा जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा अपनी बहन से मिल जाता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट वो जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे निंग रैंग और जुआनचू थी। निंग रैंग जैसे ही चैंग को अपने सामने देखती है तो वो चैंग से कहती है कि उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है, इसीलिए चैंग को भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन चैंग आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो सिस्टम से पूछता है कि जुआनचू अभी तक उठी क्यों नहीं है। जिसपे सिस्टम चैंग को बताता है कि जुआनचू की सोल बुरी तरीके से डैमेज है, इसीलिए वो अवेकन नहीं हो सकती है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि एक नया मिशन मिला है स्पेशल इफेक्ट के साथ और वो मिशन था कि उसे जुआनचू को फिर से उठाना है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे जुआनचू को कैसे उठाना है। जुआनचू की सोल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसीलिए सिंपल तरीकों से वो कोई भी तरह की असर नहीं दिखाएगी और न ही वो उठेगी। इसीलिए चैंग को एक आर्टिफैक्ट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है हेवन एंड अर्थ, जिसकी मदद से चैंग जुआनचू की टूटी हुई सोल को फिर से रिकवर कर सकता है और जिससे जुआनचू उठ जाएगी। और चैंग जैसे ही इस मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे रिवॉर्ड के तौर पे ये चीज दी जाएगी कि चैंग अपने करंट पॉइंट्स को डबल कर सकता है। खैर चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने भी इसी तरह से मैजिक वेपन के बारे में बताया था जिसके पास बिल्कुल सेम सोर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ थी। इसके बाद सिस्टम चैंग को यह भी बताता है कि उसने नए वर्जन को ढूंढ लिया है जो कि 6.0 था, लेकिन चैंग को अपडेट करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा कि चैंग को पूरा क्योसो कॉन्टिनेंट को इमोर्टल डोमेन में बदलना पड़ेगा, जिसके बाद चैंग आसानी के साथ अपने डोमेन को अपग्रेड कर सकता है। और चैंग जैसे ही अपने डोमेन को अपग्रेड कर लेगा तब उसे एक नया फंक्शन मिलेगा जिसका नाम था 10,000 इमोर्टल ट्रेजरी, जिसको देख के चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये चल क्या रहा है भी, अगर मैं पूरे क्योसो कॉन्टिनेंट को कवर करना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें पता भी है कि मुझे कितने ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जिसपे सिस्टम आगे से बताता है कि चैंग को टोटल 2 बिलियन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 अरब पॉइंट। जिसपे चैंग सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, मैं कोई अमानी का बेटा नहीं हूँ। जिसपे सिस्टम चैंग को बताता है कि जब वो मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे पॉइंट तो मिलेंगे ही, साथ ही वो मिशन के दौरान भी कई सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा। जिसके बाद जब वो इस मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे रिवॉर्ड के तौर पे अपने पॉइंट को डबल करने का रिवॉर्ड मिलेगा। तब चैंग के पास कितने ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि सिस्टम उसे ललचा रहा है मिशन पूरा करवाने के लिए। खैर चैंग को ये सब कुछ करना ही था तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग लोअर वर्ल्ड के हुआ डोमेन को देखते हैं और मैंने पहले ही बता दिया था कि डोमेन को तुम लोग एक तरह से सेक्ट समझ सकते हो जब तक चैंग की बात नहीं आती है, और ये 10,000 डोमेन्स में से एक है जो कि लोअर वर्ल्ड के अंदर स्थित है। हम देखते हैं कि हुआ डोमेन को भी ये नोटिस दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर अपने पूरे इलाके को सरेंडर कर दो या फिर हमारे साथ फाइट करो, और फाइट में इन सभी का मरना तय था क्योंकि इन सभी की फाइट हेवनली डीमन क्लैन के खिलाफ थी। हम देखते हैं कि डोमेन के ताकतवर लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग ऐसे किसी के सामने सरेंडर कर सकते हैं। कैरेसो टाइम पे हांजी उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर या तो सरेंडर करो या फिर हमसे फाइट करो। लेकिन अगर वो सभी लोग फाइट करने का सोचते हैं तो फिर उनके पास एक ही चॉइस बचेगी कि वो सभी लोग मरेंगे। हम लोग देखते हैं कि एक सिंहासन के ऊपर बैठी हुई ये सब कुछ ऑर्डर दे रही थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डोमेन के जितने भी मास्टर थे वो सभी जी से कहते हैं कि जी अभी नहीं आई है, और उसे लगता है कि वो आसानी के साथ उन्हें बेवकूफ बना के और क्योसो लैंड की हालत का सिचुएशन का फायदा उठा के आसानी के साथ उन्हें चैलेंज करेगी और उन्हें हरा देगी। जिसके बाद वो सभी लोग हांजी को चैलेंज करने लगते हैं कि अगर उसके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर वो आके उनके साथ फाइट करे। जिसपे हांजी आगे से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों के पास भी सेल्फ
स्टीम नाम की कोई चीज होगी, लेकिन एक चींटी के लिए ये सभी चीजें बेकार हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। जिसके बाद हांजी नीचे की तरफ एक हमला करती है और वो एक ही बार में कई सारे लोगों को ऐसे ही मार देती है। इससे तीन लोग साहुआ के जो बैठे हुए थे उन्हें समझ में आ जाता है कि हांजी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसने बस एक ही अटैक के अंदर साहुआ डोमेन के आधे हिस्से को निगल लिया। और उन्हें पता चल जाता है किसी के पास इतनी ताकत तो है कि वो पूरे लोअर वर्ल्ड को एक उंगली के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। हांजी उन लोगों से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का जरा सा भी शौक नहीं है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग सरेंडर करते हैं या फिर फाइट। लेकिन हांजी उन्हें एक चॉइस दे रही है कि वो लोग अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, इसीलिए वो लोग 10 दिनों के अंदर उसके सामने सरेंडर कर दे या फिर मारे जाएं। इतना कहने के बाद हांजी फिर से अपने टावर के अंदर चली जाती है। चैंग का मास्टर चैंग को बताता है कि हेवनली डीमन क्लैन वाले वाइट को तोड़ते हुए यानी कि वाइट स्पेस को ब्रेक थ्रू करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चैंग ने अपने मास्टर और बाकी सभी को ये बताया था कि वो अपनी एटर्नल बॉडी की वजह से स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ हेवनली डीमन क्लैन को रोक सकता है। इसीलिए चैंग को एक आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी जिससे वो ज्यादा स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और चैंग ने उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं बताया था, उसने बस इतना ही बताया था कि उसके पास इंटरनल बॉडी के कई सारे रहस्यमय टेक्निक्स हैं जिनका वो इस्तेमाल स्पेशल एनर्जी के तौर पे करता है, इसीलिए उसको आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसके जो इनविजिबल डोमेन थी वो उन लोगों को दिखाते हुए बताता है कि ये उसकी स्पेशल एनर्जी से बना हुआ मैजिक सर्कल है और हेवनली डीमन क्लैन वाले कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन चैंग को स्पेशल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिससे वो और ज्यादा अपने मैजिक सर्कल को एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन चैंग का मास्टर उन्हें बताता है कि उसे जितना आर्टिफैक्ट के बारे में पता है तो वो सभी आर्टिफैक्ट अलग अलग तरह के रियल्म्स के अंदर जा चुके हैं और वहां पे पड़े हुए हैं। और चैंग के मास्टर के पास एक सिर्फ आर्टिफैक्ट बचा है जो कि उसके डोमेन में है, लेकिन उसे लाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेवनली डीमन क्लैन ने ये कह दिया है कि वो अगले 10 दिनों के अंदर हमला कर देंगे और अगर ये लोग आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए भी जाते हैं तो फिर काफी देर हो जाएगी क्योंकि तब तक ये पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी टाइम पे लिंक चैंग के मास्टर से पूछती है कि वो सभी आर्टिफैक्ट दिखते कैसे हैं और उनकी खासियत क्या है, जिसकी वजह से वो लोग उन आर्टिफैक्ट्स को जल्दी ढूंढ सकते हैं। चैंग का मास्टर आगे से बताता है कि उन आर्टिफैक्ट्स को किसी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि कोई माउंटेन जो कि इमॉर्टल होगा और साथ ही में उसकी जो ब्लेसिंग होगी वो किसी नॉर्मल ब्लेसिंग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। और क्योंकि उस आर्टिफैक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसलिए वो जहाँ पे भी स्थित होगा वहाँ पे जो नॉर्मल कीड़े मकोड़े होंगे, जो जानवर होंगे, उनके पैदा होने में और उनके साइज में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। या तो वो बड़े होंगे या फिर वो छोटे होंगे या फिर इवॉल्व हो जाएंगे। बाय द वे जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे कुछ काफी अजीब लगता है और वो उन लोगों से बताती है कि अगर कोई ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है तो फिर उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है। उनका एशियन डीमन फॉक्स क्लैन काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उनकी एक ब्रांच किंगफैंग डोमेन के अंदर भी है। और निंगजो के मुताबिक किंगफैंग डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और साथ ही में वहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं वो नॉर्मल के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की एक लीग के पास एक यूनिक इफेक्ट है जिसे अगर कोई भी घायल जीव वहाँ पे जाता है तो वो हील हो जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। चैंग के मास्टर आगे से कहता है 100% ये आर्टिफैक्ट की वजह से होता है। चैंग उससे पूछता है कि उन्हें यकीन है, जिसपे चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हमें दो दो अलग तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होना जाना चाहिए। मैं इमॉर्टल डोमेन में जाता हूँ वहाँ पे उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए और तुम लोग नीचे जाके उस जगह पे ढूंढो। इसके बाद चैंग बायोवे से कहता है कि जितने जल्दी हो सके मुझे रास्ता दिखाओ, हम लोगों को तुरंत वो फ्रेगमेंट चाहिए। इसके बाद चैंग का मास्टर अपने डोमेन रियलम में चला जाता है उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए जो ऊपर छूट गया था। हम लोग देखते हैं कि चैंग बायोवे के साथ जाने से पहले चैंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एक अवतार बनाए जिसका लेवल इमॉर्टल लॉर्ड जितना होगा। और कुछ ही देर में सिस्टम उसके लिए नया क्लोन बना देता है और उस क्लोन का ऑरा इतना ज्यादा डरावना और भयानक होता है कि बायोवे और लिंक दोनों अपने मन के अंदर सोचती हैं कि चैंग की बॉडी का क्लोन इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर उसकी मेन बॉडी किस रियलम पे होगी। लिंक अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग पहले ही इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है तो फिर लिंक को सदियां बीत जाएंगे उसके लेवल तक पहुंचने के लिए। और चैंग जाने से पहले लिंक से कह के जाता है कि अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो लिंक जल्दी से उसकी रियल बॉडी को जगा दे। जिसपे लिंक एक्साइटेड होकर आगे से कहती है कि वो चैंग की बॉडी का पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद चैंग बायोवे को लेता है और किंगफैंग डोमेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं और जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको किंगफैंग डोमेन कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी डोमेन एशियन फॉक्स क्लैन की एक नई ब्रांच है। लेकिन जब वो दोनों उस डोमेन के अंदर पहुंचते हैं तब चैंग बायोवे से पूछता है कि उसको पक्का यकीन है कि यही जगह किंगफैंग डोमेन है। बायोवे कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है, दरअसल उनकी टेरिटरी के अंदर किसी ने हमला कर दिया था और पूरी की पूरी डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन बायोवे को समझ में नहीं आ रहा था कि एशियन फॉक्स क्लैन की ब्रांच के साथ ऐसा कौन कर सकता है और उन्हें लगता है कि ऐसा हेवनली डीमन क्लैन ने किया होगा। चैंग कहता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्टिफैक्ट को ढूंढना पड़ेगा। बायोवे बताती है कि सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के लिए उन्हें माउंटेन से होते हुए फॉक्स क्लैन तक जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी जाने के लिए उनके पास ग्रेट सील का होना जरूरी है। लेकिन जब किंगफैंग डोमेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो फिर सील का नामो निशानी नहीं बचा होगा। लेकिन उसी टाइम में उन दोनों को सुनाई देता है कि कोई किसी के ऊपर जुर्म कर रहा था और जब वो दोनों अपने साइड में देखते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि गरीब और मासूम लोगों को ऑर्डर दे रहे थे कि अगर उन्हें सीक्रेट रियलम के अंदर जाना है तो फिर उन्हें उन लोगों का कहना मानना पड़ेगा। वो लोग उस बंदे से पूछते हैं क्या इस बात के ऊपर पूरा यकीन है। इस पे वो बंदा आगे से कहता है कि उनके मास्टर ने अकेले ही पूरे हेवनली फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही में उनकी ग्रेट सील को भी ले लिया है और उसे ये भी पता चला है कि यहाँ पे एक अजीब सी सीक्रेट रियलम भी है, इसीलिए इंसानों के पास बचने का अभी भी
चांस बचा हुआ है, इसलिए उन लोगों को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बायुवे को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों ने उसके लोगों को मारा है तो फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैक उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि उसे गुस्से में गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बायुवे आगे से कहती है लेकिन उन्होंने मेरे लोगों को मारा है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। जैक उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। जैक उसे बताता है कि हेवनली डीमन क्लैन उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन लोगों को लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा जिससे वो लोग किसी भी मुसीबत को मोल न ले। दूसरी बात, ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन इनके पास कोई घोस्ट है, और ये लोग इतने कमजोर है लेकिन इसके बावजूद ये लोग सीक्रेट रियलम के अंदर जाना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब यही हुआ कि इनके पास कोई ना कोई पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब कोई मोहरा जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर छुपा हुआ है। और तीसरा कि इन लोगों को गोल बिल्कुल चैंग की तरह ही है। ये लोग भी यहाँ पे हिडन रियलम के अंदर जाना चाहते हैं और उस आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हैं, इसलिए अगर वो उन लोगों को पहले मिल जाता है तो फिर चैंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो इनसे छीन लेगा। जिसके बाद चैंग बायुवे के आंसू पोंछते हुए कहता है कि चिंता नहीं करो, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो फिर चैंग बायुवे को अपने हाथों से इन लोगों को मारने देगा जिससे वो अपने लोगों का बदला ले सकेगी। बायुवे चैंग से कहती है तो फिर हमें उनका पीछा करना चाहिए। चैंग आगे से बताता है कि वो लोग उनका पीछा करने से खतरे को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उसे अभी भी नहीं पता है कि इन लोगों का असली मकसद क्या है सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के लिए, लेकिन उसे अंदाजा लग जाता है कि उनका मकसद जरूर न जरूर आर्टिफैक्ट से लेना देना होगा। इसीलिए चैंग फैसला करता है कि वो कुछ नया करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रुप के बीच में कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे कि उन्हें फॉक्स क्लैन को मारने की जरूरत नहीं थी, वो उनकी रक्षा भी कर सकता था। लेकिन एक बात आगे से कहता है कि बीस्ट कभी भी अच्छे नहीं होते हैं और उन्हें मार देना ही सही था। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग और बायुवे उनके पास आते हैं और उन दोनों की हालत बिल्कुल खराब थी। चैंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा घायल है और लोगों को पता चला है कि ये लोग किसी सीक्रेट रियलम के अंदर जा रहे हैं जो कि युद्ध की आगों से इन्हें बचा सकता है। इसीलिए वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो लोग उनके ऊपर ये एहसान कर दें। ग्रुप लीडर बहुत जल्दी ही मान जाता है चैंग को अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि चैंग जैसे ही सीक्रेट रियलम के अंदर कदम रखेगा तो फिर वो एक झटके में ही मारा जाएगा और वो जल्दी ही मारा जाएगा। जिसके बाद वो बायुवे को अपने पास रख लेगा। बेसिकली इसके बायुवे के ऊपर गंदी नजर थी, और मैं ऑथर को बता दूं कि बायुवे के ऊपर गंदी नजर सिर्फ मैं और मेरे सब्सक्राइबर रख सकते हैं और कोई भी नहीं। इस पे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए उन्हें शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने सफर को शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते के बीच में उन्हें पूरी तरीके से तबाह हुई सिटीज दिखाई देती हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पूरी जगह करीब 100 सालों से यहाँ पे है। यहाँ पे कई बार हेवनली प्राइड के लोगों ने भी हमला किया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना समय बीत जाता है, लेकिन हर तरफ तबाही और बेचारे लोग दिखते ही हैं जो कि अपनी समस्याओं से भरे होते हैं। तभी उनका लीडर चैंग से कहता है कि क्या इधर उधर देख रहे हो, अगर तुम मुसीबत में पड़ते हो तो फिर ये मत सोचना कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, हम तुम्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पहुँचना था और उनके सामने एक फॉक्स की पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। वो बंदा अपने पास एक सील को बाहर निकालता है और उस मूर्ति के ऊपर लगा देता है। वो बंदा जैसे ही उस मूर्ति के ऊपर उस सील को लगाता है तो पूरी जमीन हिलना शुरू कर देती है। चैंग उन लोगों से कहता है कि उसे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये पूरी जगह है यानी कि सो कॉल्ड फॉरेस्ट एक टेलीपोर्टेशन की तरह है जो कि उन्हें हिडन रियलम के अंदर लेके जाएगी। वो बंदा उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिसपे वो उसे बताता है कि ये पूरा माउंटेन एक टेलीपोर्टेशन की तरह है और ये जो सील तुमने लगाई है ये की तरह है और ये हमें उस हिडन रियलम के अंदर लेके जाएगी। जिसपे वो लीडर चैंग से कहता है कि अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलो नहीं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा मास्टर कितनी ज्यादा मेहनत करता है उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ वही लोग ढूंढ सकते हैं जिन्हें हिडन रियलम के बारे में अच्छे से पता होगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। खैर उसी टाइम में वो सभी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब जमीन फिर से हिलना शुरू हो जाती है और उनके सामने एक बहुत बड़ा चूहा आता है जो कि किसी डायनासोर के साइज जितना था। जैसे ही वो लोग उस चूहे को देखते हैं तब उनकी फट जाती है और वो सभी अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। उसी टाइम में चैंग बायुवे से कहता है कि इन ग्रुप के लोगों में कुछ तो गड़बड़ है। ये चूहा भले ही बड़ा है लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है, ये लोग चाहे तो इसे आसानी के साथ हरा सकते हैं। लेकिन बायुवे भी आगे से कहती है कि उसके पास इतनी कल्टीवेशन नहीं है कि वो इस चूहे को हरा सके। चैंग उसे कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर तुम पूरे डीमन क्लैन को हराना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास इमॉर्टल किंग जितनी स्ट्रेंथ होना जरूरी है। और चैंग को यकीन हो जाता है कि उन लोगों को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद चैंग के मन के अंदर कुछ शैतानी प्लान सोचता है और वो अपने पास से एक तलिस्मा बाहर निकालता है जिनके पास सिस्टम की कुछ पावर थी, यानी कि इन तलिस्मा के अंदर सिस्टम की कुछ पावर है। जिसके बाद चैंग उस तलिस्मा को उस चूहे की तरफ फेंक देता है और वो तलिस्मा जैसे ही चूहे से टकराता है तो वो चूहा बजक स्टेट में चला जाता है और भागते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद चैंग आगे से नौटंकी करने लगता है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहा है और वो ग्रुप के लीडर से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी बिग सील का इस्तेमाल करें उन्हें फिर से उस जगह पे भेजने के लिए जहाँ पे वो लोग थे, और वो लोग और ज्यादा पैराडाइज के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो वो लोग अभी के अभी मारे जाएंगे। जिससे बाकी जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सभी भी आगे से कहते हैं कि हमें वापस भेज दो, अगर हम लोग डीमन क्लैन के पास रहते हैं तो कम से कम 10 दिन तक तो जिंदा रह ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चूहा तो आज ही हमें यहीं पे खत्म कर देगा। जिसपे ग्रुप का लीडर उन्हें लात मार के पीछे कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें इस चूहे से इतना क्यों डर लग रहा है। इसके बाद वो लीडर अपने लोगों से कहता है कि मेरे साथ चलो, हम लोग उस चूहे को यहीं पे मार देंगे। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस चूहे के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग सच में नौसिखिए हैं। एक लीडर जो कि एकदम सेम रियलम पे है जिस रियलम पे वो चूहा है और कुछ छोटे मोटे कीड़े उसके खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं, लेकिन इसे मेरा ही फायदा होगा। जब तक ये लोग उसके साथ फाइट करते हैं तो फिर इनके ग्रुप का लीडर मुझे अपने सारे सीक्रेट्स के बारे में बता देगा और इससे
मेरा ही फायदा होगा। इसके बाद चैंग आगे से उस बंदे को भाई चीयर करने लगता है और कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, उसे चूहे के साथ फाइट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। और वहीं पे बायुए भी चैंग के साथ उसे चीयर करने लगती है, जिससे उस बंदे की और ज्यादा जलने लगती है। और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसने अपने ही लोगों का यूज नहीं किया तो फिर वो यहाँ पे मारा जाएगा। जिसके बाद वो बंदा अपने 2 लोगों को पकड़ता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बेशक वो दोनों मारे जाते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने अपने लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करके गॉड ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट वर्ड रिफाइनमेंट में चला गया है, जो कि इतना बुरा नहीं है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये चूहा अकेले इन सभी की कवर खोदने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वो अपने पास से और कई सारे तलिस्मास को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उन सभी को जंगल के अंदर जितने भी बचे कुचे बीस्ट थे उन सभी के ऊपर फेंक देता है, और वो तलिस्मा जैसे ही उनसे छूते हैं तो वो सभी बीस्ट बौरा जाते हैं और भागते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि उनके ग्रुप के लीडर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस चूहे को मार गिराया था, लेकिन वो दोनों खुशी हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे उन्हें जंगल से और ज्यादा आवाजें आने लगती है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 3 बीस्ट जंगल के अंदर से बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतने सारे बीस्ट एक साथ कैसे हमला कर सकते हैं। उस ग्रुप के लीडर के लोग उसे कहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे इसी तरह से फाइट को कंटिन्यू रखते हैं तो मिशन तो फेल होगा ही, साथ ही में वो सभी लोग अपनी जान भी गवा बैठेंगे। जिससे लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि वो उसे क्विट कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मिशन फेल हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे मरना नहीं चाहता है। इसके बाद वो भागते हुए फॉक्स की मूर्ति के पास जाता है और अपने पास से सील को बाहर निकाल के उसके ऊपर लगाने ही वाला था और उसे लगा भी देता है कि उसी टाइम पे जमीन के अंदर से एक पौधा बाहर निकलता है और वो उसे निगल जाता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर यही वो कमीना था जो कि इन सभी चीजों के पीछे है। जिसके बाद वो पौधा आगे बढ़ता है और इसी तरह से जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं वो उन सभी को खा जाता है और वो साथ ही में बीस्ट के ऊपर हमला करके भी उन्हें भी खा जाता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि एक नया आउटर डोमेन से क्रीचर डिटेक्ट किया गया है और चैंग उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दे। बायुवे को भी समझ में नहीं आता है कि ये कीड़ा कहाँ से आ गया और क्या करने वाला है। उसी टाइम पे वो पौधा बायुवे के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि बायुवे को कमर से पकड़ता है और उसे अटैक से बचा लेता है। बायुवे बताती है कि यही वो बंदा है जिसने पूरे फॉक्स डीमन क्लैन को मारा है। वो पौधा भी आगे से कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है यानी कि बायुवे, लेकिन वो चैंग से भी यही कहता है कि चैंग इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। चैंग ने उसके जितने भी सर्वेंट थे यानी कि बीस्ट उन्हें अपने बस में किया, जिसके बाद वो उनकी मदद से इन लोगों को मरवाना चाहता था। चैंग से पूछता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्होंने फॉक्स डीमन क्लैन को मारा था, लेकिन वो पौधा आगे से ये कहता है कि तुम दोनों मरना डिजर्व करते हो। इस पौधे का नाम है आई ऑफ मर्डर और ये इमोर्टल सोर्वेन रियलम पे है। चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके पास वही खुशबू आ रही है जो आर्टिफैक्ट के पास आती थी, बेशक इसी के पास वो आर्टिफैक्ट है। हम लोग देखते हैं कि मर्डर आगे से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा गिल्टी हो, तुमने मेरे सर्वेंट को ट्रिक किया, जिसके बाद उनकी मदद से तुमने यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को भगा दिया, नहीं तो मैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनका मीठा खून पीने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और उसे बर्बाद कर दिया। हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी जैसे ही मर्डर को देखते हैं तो वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि मर्डर काफी ज्यादा हाई कल्टीवेशन पे था, इसलिए उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा और वो सभी लोग मारे जाएंगे। हम लोग मर्डर को देखते हैं जो कि चैंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, जिसके बाद वो चैंग के ऊपर हमला करने ही वाला था कि उसी टाइम पे चैंग बातों के बीच में ही मर्डर के ऊपर हमला करता है और अपनी लेजर बीम से उसे मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं और उसको भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो जाती है। हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि इतनी भयानक औरा तो सिर्फ उसी बच्चे का हो सकता है, लेकिन वो चैंग से निपटने के लिए अभी नहीं जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो चैंग के साथ अभी फाइटिंग करेगी तो फिर टाइम की बर्बादी ही होगी, और वैसे भी जब उसका लॉर्ड जाग उठेगा तब वो चैंग को एक चींटी की तरह मसल देगा, और ये पत्थर के अंदर जो बंदा है वही हांजी का नया लॉर्ड है। और जिसके बाद वो शर्माते हुए कहती है तब तक वो चैंग के साथ कैसे फाइट कर सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। उसी टाइम पे हम लोग बायुवे को देखते हैं जो कि चैंग की ताकत को देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, लेकिन चैंग ने उसे पता भी नहीं चला तब तक उस प्लांट को मार डाला कि चैंग ने सिर्फ एक चुटकी बजा के उस पौधे को मारा तो मारा, और साथ ही में सीक्रेट रियलम के जो गैप था उसको भी चीर दिया, यानी कि व्हाइट की तरह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चैंग ने अभी तक अपनी रियल बॉडी का यूज नहीं किया है, ये सिर्फ उसका एक क्लोन है। इसके बाद वो शर्माते हुए अपने मन के अंदर यही सोचती है कि जब चैंग ने उसे सिखाया था यानी कि चाबुक से, तो उसे समझ में नहीं आया था कि चैंग की ताकत कितनी ज्यादा है, और उसे ये भी नहीं पता है कि वो कब चैंग को टक्कर दे पाएगी उसके साथ फाइट करके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि इस बात से हैरान हो चुका था कि उसने अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं किया और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अब हेवनली क्लैन वाले भी उसे देख लेंगे और उसका पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और उसके सारे प्लान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन चैंग को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अभी उसके पास अवतार है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वो एक ही बार में हेवनली डीमन क्लैन की जितनी भी परेशानी होंगी उन सभी को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट को लेगा और यहाँ से तुरंत खिसक लेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो पौधा फिर से जिंदा हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग के पास जरा से भी नियम और एथिक्स नहीं है। एथिक्स को तुम लोग एक तरह से आचार विचार यानी कि सोचने समझने की इस शक्ति, और वो पौधा अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मुझे एक बार मार दिया है और साथ ही में ये मेरा आर्टिफैक्ट भी चुराना चाहता है जो कि मुझे बार बार बचाता है, जिसको मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसीलिए वो पौधा सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से खिसकना पड़ेगा। इसके बाद मडोर की नजर उस क्रैक के ऊपर पड़ती है और वो वहाँ से भागते हुए चैंग से कहता है कि जब
जब मैं पूरी तरीके से बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा, तब तक तुम अपनी तैयारी बचा के रखो। इसके बाद वो क्रैक की मदद से वहाँ से भागने ही वाला था कि चैंग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। जिसके बाद चैंग उसे उठा के नीचे पटक देता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और ये सब कुछ जरा उस एक्टिव फैक्ट की वजह से हो रहा होगा, इसीलिए तुम दोबारा जिंदा हो गए। इसीलिए वो पौधा भी यानी कि माडोर अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक मेरे पास मेरा आर्टिफैक्ट है तब तक मैं जिंदा होते रहूंगा, इसीलिए मुझे डरने की कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ। इसके बाद वो पौधा आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम मुझे इतना बुली नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं इस पूरे वर्ल्ड की एक हाईएस्ट रेंज से आता हूँ, इसीलिए तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकोगे। यहाँ तक कि चैंग और बायुए भी काफी हैरान हुए होते हैं कि ये अभी तक मरा क्यों नहीं और ये बार बार जिंदा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि मडोर को भी काफी ज्यादा मजा आता है जब वो चैंग को इस तरह से हैरान देखता है। जिसके बाद वो चैंग से कहता है कि तुम यहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हो, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो आर्टिफैक्ट काफी टाइम पहले ही मुझसे जुड़ चुका है और तुम उसको मुझसे नहीं ले सकते हो। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने कभी भी किसी को भी आर्टिफैक्ट की वजह से मर के जिंदा होते हुए नहीं देखा है, इसीलिए मैं इसका फायदा उठाऊंगा और इसे डरा दूंगा, जिसके बाद ये यहाँ से भाग जाएगा। या फिर मैं तब तक यहाँ पे वेट करूंगा जब तक मेरे एल्डर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलकर उनके साथ इसे मार दूंगा। बायुए भी चैंग से कहती है कि अगर वो लोग माडोर को नहीं मारेंगे तो फिर उन्हें कभी भी वो आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा और वो लोग डेड एंड पे आके खड़े हो चुके हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन चैंग आगे से मुस्कुरा के कहता है कि किसने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो आगे से अपनी पावर को रिलीज करता है और एक ही बार में माडोर को मार देता है, लेकिन उसी टाइम पे आर्टिफैक्ट फिर से एक्टिव होता है और वो माडोर को फिर से जिंदा कर देता है। और माडोर चैंग से कहता है कि देखा कि मैं इनविजिबल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन चैंग आगे से एनर्जी को यूज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बाबू अभी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। जिसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी बीम को रिलीज करता है और माडोर को मार गिराता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक हथौड़ा निकालता है और वो बायोए को भी एक दे देता है और ये पूरे सीन को एक गेम में बदल देता है, जहाँ पे माडोर जब जब जिंदा होता है तब चैंग उसे मार देता है। बायोए भी इस बात का फायदा उठाती है और वो भी माडोर को इसी तरह से मारने पीटने लगती है और वो दोनों मिलकर माडोर को इतना ज्यादा मारते हैं कि वो दोबारा रिजरेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे करके हो रहा था। जिससे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि ये राक्षस कहाँ से आ गए, ये लोग तो इसे मार ही देंगे, बेचारा माडोर। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और वो माडोर को मारने में इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि वो धीरे धीरे करके चैट में बदल जाता है, जिसके बाद वो हथौड़े का इस्तेमाल करके माडोर को और बुरी तरीके से मारने लगता है। और चैंग इस बात से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जब भी माडोर को मार रहा था तब उसे बार बार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, इसलिए वो बेचारा चैट में बदल चुका था। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे बाद का होता है। हम लोग माडोर को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत बुरी हालात में आ चुका था और वो धीरे धीरे करके हील हो रहा था, यानी कि एक उंगली के तिनके जितना। जिससे चैंग समझ आता है कि जो आर्टिफैक्ट है वो माडोर को बस लिमिटेड मात्रा में ही एनर्जी देता है, जिसकी मदद से वो दोबारा रिजरेक्ट होता है। लेकिन अगर एक बार वो लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर माडोर बहुत धीरे धीरे करके रिजनरेट होगा। यहाँ तक कि चैंग को लगा था कि उसे आर्टिफैक्ट ढूंढ के निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन उसे इतनी आसानी के साथ आर्टिफैक्ट मिल गया और साथ ही में पॉइंट भी। जिसके बाद चैंग आर्टिफैक्ट को माडोर की बॉडी से बाहर निकाल लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस आर्टिफैक्ट का यूज किसी फिजिकल रिलेशन के चलते नहीं कर सकता है, यानी कि माडोर ने इसे अपनी बॉडी के अंदर घुसेड़ लिया था। लेकिन चैंग तो ऐसा नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो सोचता है कि चैंग इसे किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद उसकी नजर कुछ बॉल्स के ऊपर पड़ती है जो कि माडोर की डीमन आई से नीचे गिरे थे। जिसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि बताओ ये कौन सी चीज है और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि ये क्लाउड रिंग इमोर्टल पिल्स है और इनका इस्तेमाल इमोर्टल पिल की तरह किया जा सकता है, लेकिन इनका जो असर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इमोर्टल पिल्स के मुकाबले में। चैंग भी उन पिल्स को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बहुत ज्यादा कम है, मैं इनका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनका इस्तेमाल कर भी सकता हूँ। इसके बाद चैंग एक पिल बायोवे को दे देता है और उसे कहता है कि इसे खा लो। बायोवे उस पिल को खाती है और कल्टीवेट करने के लिए पेड़ के पास बैठ जाती है। इसके बाद चैंग वहाँ पे जो भी नॉर्मल लोग बचे हुए थे उन सभी कहता है कि बाहर आओ। वो सभी लोग जब बाहर आते हैं तब चैंग उनसे कहता है कि चैंग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही में उन्हें ताकत भी दे सकता है, जिसकी मदद से वो लोग डीमन क्लैन के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन उसका प्राइस सिर्फ एक ही चीज है कि इन सभी लोगों को चैंग के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैंग से कहते हैं कि अगर चैंग उन्हें ताकतवर बना सकता है तो फिर वो लोग चैंग के लिए कुछ भी करेंगे। चैंग आगे से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपने पास से पिल्स निकालता है और उन लोगों को खाने के लिए दे देता है और उनसे कहता है कि ये पिल तुम्हारे ताकतवर बनने का पहला कदम होगी। जिसके बाद वो सभी लोग पिल को खा लेते हैं और कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे जैसे कल्टीवेट करते जाते हैं तो फिर चैंग को काफी सारे पॉइंट मिलने लगते हैं। जिसके बाद अगला सीन 3 घंटे बाद का होता है और हम लोग बायोवे को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रही थी। सिस्टम चैंग को बायोवे की विंडो दिखाता है और उसे बताता है कि बायोवे ने काफी अच्छे से ब्रेक थ्रू किया है और वो हाफ इमोर्टल बन चुकी है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को ये भी बताता है कि बायोवे हाफ इमोर्टल से डायरेक्ट इमोर्टल सोल्जर पे ब्रेक थ्रू करने वाली है और चैंग को कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यही अपग्रेड वर्जन का नया फंक्शन है कि मैं अपने किसी भी फॉलोवर की जो भी चीजें हैं उन सभी को ऐसे ही देख सकता हूँ। जिसके बाद चैंग वहाँ पे लिंक की प्रोफाइल आईडी को देखता है और देखता है कि उसके पास कितने स्ट्रेंथ है और कितना क्या क्या है। उसी टाइम में हम लोग बायोवे को देखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन उसकी बॉडी उसकी स्ट्रेंथ के साथ मैचअप नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अभी की अभी ब्लास्ट कर जाएगी। जिसके बाद उसके मन के अंदर ये लड्डू फूटने लगते हैं कि अब उसे चैंग के साथ डुअल
डुअल कल्टीवेशन के लिए पूछना ही पड़ेगा। लेकिन उसे काफी शर्म आ रही थी कि वो चैंग से किस मुंह से कहे कि मुझे आपके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। लेकिन अचानक से बायुवे को महसूस होता है कि उसकी कल्टीवेशन गायब हो गई है और उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसकी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कैसे चली गई, और यहाँ तक कि उसे ब्रेक थ्रू करने के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगती है। सिस्टम भी तुरंत चैंग को बता देता है कि जो कल्टीवेशन है बायुवे की वो बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, और चैंग को समझ में नहीं आता है कि वो तो अभी ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी कल्टीवेशन कैसे गिरने लगी। लेकिन उसी टाइम पे उसे पीछे से आवाज आती है कि सीक्रेट रियलम खुलने ही वाला है और हम लोग इसके अंदर जाके धमाल मचाएंगे। और जब चैंग पीछे मुड़ के देखता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल वहाँ पे एक और नई सीक्रेट रियलम रिलीज हुई थी, जिसके अंदर से वही लोग बाहर निकल रहे थे जिनको पहले उन पौधों और बीस्ट ने खा लिया था। जिनके साथ ही हम लोग वहाँ पे एक चैंग को भी देखते हैं। ग्रुप का लीडर जब अपने सामने एक नए चैंग को खड़ा देखता है तब वो पीछे मुड़ के पुराने वाले चैंग को भी देखता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख के यही पूछते हैं कि तुम वहाँ पे पहले कैसे हो सकते हो। और वहीं पे असली वाला चैंग यानी कि पहले वाला अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे भी जानना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उसी टाइम पे चैंग की नजर आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि फिर से एक्टिवेट हो गया था। चैंग के जो फील्ड पॉइंट थे वो भी लगातार कम होते हुए जा रहे थे और बायुवे की कल्टीवेशन वो भी लगातार कम होते जा रही थी, और अचानक से वो आर्टिफैक्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने आर्टिफैक्ट की एबिलिटी को गलत समझ लिया है। उसकी एबिलिटी जिंदा करना नहीं होगा, उसकी एबिलिटी कुछ और हो सकती है। बेसिकली आर्टिफैक्ट की जो एबिलिटी थी वो टाइम और स्पेस को दोबारा से वापस कर देती है। इसी वजह से जो पहले वाला चैंग था वो फिर से उसी जगह पे आ चुका है जहाँ से उन लोगों ने सीक्रेट रियलम के अंदर एंट्री मारी थी, लेकिन उसके साथ वहाँ पे जो दूसरा चैंग आया है वो भी आ गया है। उसी टाइम पे हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे चैंग का मास्टर आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब वो अपने डोमेन की तरफ जा रहा था तब उसे वहाँ पे हेवनली डीमन क्लैन के कैंप दिखे थे। इसलिए वो 2 मिनट के लिए वहीं पे रुक जाता है ये पता लगाने के लिए कि आगे क्या चल रहा है। इसके बाद चैंग का मास्टर जैसे ही नीचे उतर के सामने की तरफ देखता है तब वहाँ पे फ्रंट लाइन की बैटल चल रही थी डीमंस और इमोर्टल्स के खिलाफ। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे डीमंस थे जो कि इमोर्टल्स के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन इमोर्टल गार्डियन अभी तक फाइट करने के लिए नहीं आए थे। वो बस अपने डिसाइपल को फाइट करने के लिए आगे भेज रहे थे, लेकिन ये डीमंस कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे और वो बड़ी आसानी के साथ उनके डिसाइपल्स को मार पीट के एक बराबर कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक डीमन ने एक फीमेल डिसाइपल को पकड़ रखा था। हम लोग देखते हैं कि जिस डीमन ने उस फीमेल डिसाइपल को पकड़ रखा था उसका नाम डी जियांग था और ये वर्ड रिफाइनमेंट की स्टेज पे है, और साथ ही में ये सेकंड लेवल के डोमेन मास्टर जितना शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि वो फीमेल डिसाइपल इतना डर चुकी थी कि वो उस डीमन से कहती है कि वो कुछ भी करेगी बस वो उसे लोग मारे नहीं, और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी ऑफर कर देती है डुअल कल्टीवेशन के लिए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी डीमंस का कमांडर आता है जो कि अपने डीमन भाइयों से कहता है कि उसे मार दो, वो कुछ ज्यादा ही नॉइसी है। हमें पता चलता है कि ये भाई कॉन्ग मिंग है जो कि इन सभी डीमंस के कमांडर है, और साथ ही में इनका जो लेवल है वो डोमेन मास्टर की पीक स्टेज पे है। और कॉन्ग मिंग आगे से कहता है कि यहाँ पे एक भी इमोर्टल नहीं बचा है जिसको मैंने मारा ना हो, और हमारे पीछे अभी तक कुछ भी नहीं बचा है, बस कुछ ही इमोर्टल्स बचे हैं जो कि डर के मारे अपनी तुम छुपा के पीछे बैठे हैं। इन सभी बातों को सुन के चैंग का मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो आगे से कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इन लोगों ने कई सारे लोगों को मार गिराया है और यहाँ पे इमोर्टल्स ना के बराबर बचे हुए हैं। लेकिन साथ ही में अभी भी 8 दिन बचे हुए हैं, तब तक हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी आर्टिफैक्ट को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग इनका फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो हमारा भी हाल इन इमोर्टल जितना ही होगा, हम भी बेसहारों की तरह मारे जाएंगे। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि डी जियांग और साथ ही में कॉन्ग मिंग दोनों वहाँ पे बैठ के किसी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे जिसकी मदद से वो लोग अपने लॉर्ड को जगाने वाले थे, और साथ ही में वो लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि हान जी कैसे उस फॉर्मेशन को बीच में रुके रखी है अपनी वजह से। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और डीमन आता है और ये डीमन खास तरह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए जाना जाता है और इसका फाइट्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। वो डीमन कॉन्ग मिंग को बताता है कि उसके बेटे माडोर की जिंदगी अभी खतरे में है, एक मॉडल ने उसे कसके पीला है और वो मरने ही वाला है। डी जियांग आगे से कहता है कि उसके पास तो ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि सेलेसियल गॉड का था और जिसको हमारे लीडर ने उसे दिया था, इसलिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, उसे भला कौन ऐसे कुछ कर सकता है। जिसके बाद डी जियांग कॉन्ग मिंग से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उस आर्टिफैक्ट के पास अभी भी होशो हवास बाकी हो और वो कुछ अपने हिसाब से प्लान कर रहा हो। दरअसल उस आर्टिफैक्ट के अंदर किसी की सोल है जो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्ग मिंग उस डीमन से कहता है कि तुम आगे बताओ। इस पे वो डीमन आगे बताता है कि माडोर को सिर्फ एक ही बंदे ने पेला है और वो अकेला ही वहाँ पे खड़ा है, और साथ ही में उसके पास जो कल्टीवेशन है वो इमोर्टल एम्परर जितनी है, जिससे कॉन्ग मिंग हैरान हो जाता है कि एक बंदे के पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो कोई उसके बेटे को हाथ लगाने के बारे में सोच रहा है। डी जियांग कॉन्ग मिंग से कहता है कि ये काम उसे सौंप दिया जाए, वो अकेले ही जाके माडोर को बचा लेगा और ये भी देख लेगा कि किसके पास इतनी हिम्मत आ चुकी है कि कोई कमांडर के बेटों को हाथ लगा सकता है और उसे इतना ज्यादा परेशान करे। लेकिन तभी डी जियांग को एक आइडिया आता है कि वो लोग चैंग को एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ग मिंग डी जियांग को ऑर्डर देता है कि वो चैंग मिंग को जिंदा पकड़ के यहाँ पे लेके आए, क्योंकि कॉन्ग मिंग भी देखना चाहता है कि किसके पास इतनी हिम्मत आ चुकी है। हम लोग इसी साइड में हम लोग इधर देखते हैं जहाँ पे वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। उसी टाइम पे ग्रुप का लीडर अपने मन के अंदर सोच रहा था कि यहाँ पे सबके डबल रोल है लेकिन मैं ही सिंगल की हूँ। लेकिन उसे बाद में ऐसा लगता है कि ये सभी माडोर का इनविंसिबल प्लान हो सकता है, क्योंकि माडोर यहाँ पे बाहुबली है और वो किसी को भी मार सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ग्रुप को लीडर को लगता है कि उसे माडोर के साथ ही रहना चाहिए, तभी उसे ज्यादा फायदा होगा और वो जिंदा बच जाएगा। इसके बाद वो चैंग को भाई गाली देते हुए कहता है कि चैंग जल्दी से मारे जाओ और बायुवे को उसके हवाले कर दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे माडोर भाग
भागते हुए आता है और वो डायरेक्ट चैंग के पैरों के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद माडोर उन लोगों के ऊपर हमला करता है और उन्हें ऐसे ही मार देता है। जिसके बाद माडोर चैंग को तेल लगाते हुए कहता है कि देखो भाई, मैंने उन लोगों का सारा ख्याल कर लिया है जो तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रहे थे, इसीलिए हम दोनों अब यहाँ से पार्टनर हुए, इसीलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। जिसपे चैंग उससे कहता है ठीक है बाबू, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग ने माडोर से पूछा था कि ये आर्टिफैक्ट काम कैसे करता है और इसकी एबिलिटी क्या है। जिसपे माडोर ने चैंग को बता दिया था कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। आसान शब्दों में ये जो आर्टिफैक्ट है ये सबसे पहले टाइम को कंट्रोल करता है, जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर देता है, लेकिन उसी के साथ ये टाइम को पीछे भी करता है, वो भी स्पेस के साथ। इसीलिए वहाँ पे 2 क्लोन हो जाते हैं, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट की सेकंड एबिलिटी टाइम रीजनरेशन है, जिसके अंदर जो समय है वो एक पॉइंट तक वापस चला जाता है। इसीलिए चैंग और बायोवे ने जितने भी पॉइंट और कल्टीवेशन ने इकट्ठा किया था वो टाइम और स्पेस की वजह से जब वो वापस गए थे, इसीलिए वो फिर से कम होने लगे थे और इसी वजह से चैंग के पॉइंट और बायो की कल्टीवेशन वो कम हो गई थी। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो चुकी थी कि टाइम और स्पेस के वापस जाने की वजह से अब यहाँ पे 2-2 चैंग और 2-2 बायोवे हो चुकी थी। इसके बाद भाई जो पहले वाला चैंग था, यानी कि ये दोनों असली तो हैं, लेकिन पहले और बाद वाला चैंग वो दोनों अलग हैं। इसीलिए पहले वाला चैंग बाद वाले चैंग से कहता है कि तुम नकली हो, लेकिन बाद वाला चैंग उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम नकली हो, और वो दोनों इसी बात के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसीलिए उन दोनों के पास असली कौन है ये पता लगाने का बस एक ही रास्ता था और वो था महायुद्ध। जिसके बाद दोनों चैंग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और वहाँ पे पूरी ताकत को रिलीज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। पहले वाला चैंग दूसरे चैंग के ऊपर यांग फिंगर का इस्तेमाल करता है, तो फिर सामने वाला चैंग उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद दूसरा यांग पहले वाले चैंग के ऊपर वहाँ पे एनर्जी बीम और एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका तो होता है, लेकिन उन दोनों के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन माडोर की फटके 4 हो चुकी थी और वो बेचारा पेड़ के पीछे बैठा हुआ सोच रहा था कि ये दोनों राक्षस हैं और इन्हें खुला किसने छोड़ा, इन्हें तो बांध के रखना चाहिए। ये तो कहो कि माडोर की किस्मत अच्छी है कि उसके पास आर्टिफैक्ट था, नहीं तो अगर वो चैंग से थोड़ा टाइम पहले मिला होता तो फिर चैंग उसका यूं ही तेल निकाल लेता और उसे पसीज देता। जिसके बाद वो दोनों चैंग अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि यहाँ पे पावर लेवल, मेथड, टेक्निक्स वो सभी एक ही हैं, इसीलिए उन्हें वेरीफाई करने का तरीका बदलना चाहिए। जिसपे वो दोनों चैंग राजी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों चैंग फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे सवाल जवाब खेलेंगे और फालतू के क्वेश्चंस को इग्नोर करने के लिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों बायोवे से सवाल जवाब खेलेंगे। बायोवे उनसे सवाल पूछेगी और उन दोनों चैंग को सामने से जवाब देना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों बायोवे आगे बढ़ती हैं और वो चैंग से पहला सवाल पूछती हैं, क्या चैंग बायोवे को पसंद करता है? अगर चैंग गलत जवाब देता है तो फिर उसे सर के ऊपर टपली पड़ेगी और वो दोनों चैंग नकली हो जाएंगे। इसपे चैंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और वो पूछता है कि कोई दूसरा सवाल है क्या, जिसपे दोनों बायोवे वहाँ पे दूसरा सवाल पूछती हैं कि चैंग ने अपने पूरे जीवन के अंदर ऐसी कौन सी शर्मनाक चीज की है जिसके ऊपर चैंग को बेहद शर्म आती है। चैंग आगे से जवाब देता है कि उसने किसी कॉन्टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से मैच जीता था, जिसके बाद उसने वहाँ पे शो ऑफ करते हुए अपनी पॉकेट के अंदर अपना हाथ डाल लिया था। हालांकि चैंग को इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन कौन था, लेकिन दोनों बायोवे इसका मतलब गलत समझ लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चैंग इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे अपने दुश्मन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बोले तो महामहिम। इसके बाद चैंग को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो दोनों ही अपना सर छुपाने लगते हैं, लेकिन बायोवे यहीं पे नहीं रुकती है और वो आगे से कई सारे सवाल पूछने लगती है कि चैंग ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे उसे और भी ज्यादा शर्म आती है, और चैंग ने अभी तक कितनी सारी औरतों को एडमायर किया है और वो कितने साथ के साथ सो चुका है। इसमें चैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए वो दोनों ही वहाँ पे सवाल जवाब वाला खेल बंद कर देते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मैं बायोवे को ये नहीं बता सकता हूँ कि पिछले 20 सालों से मैंने अभी तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया है। इसके बाद दोनों चैंग एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ डालते हैं और कहते हैं कि चल भाई, हम लोग कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछेंगे। जिसके बाद हम लोग डी जियांग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी आर्मी लेके सीक्रेट डोमेन के थोड़ा सा बाहर पहुंच चुका था। खैर इसके बाद डी जियांग अपने सोल्जर्स को एक स्पीच देता है कि वो जैसे ही सीक्रेट रियलम के अंदर घुसेंगे तो वो सबसे पहले कल्प्रिट को पकड़ेंगे, इसके बाद उसे उठा उठा के पटकेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन ऐसा बंदा है जो कि उसके छोटे भाई को हाथ लगा सकता है। हम लोग इधर सीक्रेट रियलम के अंदर चैंग को देखते हैं और उन दोनों ने मिलकर उस आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकाला था। बेशक उन्हें निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन माडोर जो कि आर्टिफैक्ट का पहले से ही ओनर था, उसकी मदद से उन दोनों को काफी जल्दी वो आर्टिफैक्ट मिल चुका था। इसीलिए वो दोनों माडोर से कहते हैं कि माडोर ने काफी अच्छा काम किया है, इसीलिए माडोर को एक रिवॉर्ड तो बनता ही है। जिसमें माडोर आगे से कहता है कि सालो ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, अभी इतना मारा था तो फिर ये आर्टिफैक्ट देना ही पड़ेगा ना। इसके बाद डी जियांग सीक्रेट रियलम के स्पेस को तोड़ता है और अंदर घुसता है और अंदर घुसते ही कहता है कि अपन आ गया है, जरा बताओ तो कौन माडोर को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तब वो वहाँ पे दोनों चैंग और माडोर को देखता है और वो इस बात से हैरान होता है कि यहाँ पे 2 कीड़े क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन सबको साफ कर देगा। खैर माडोर जैसे ही वहाँ पे डी जियांग को देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है और उसको फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है कि वो दोबारा जिंदा बच सकता है। खैर दोनों चैंग आगे से डी जियांग को घूरते हुए कहते हैं कि ऊपर से नीचे दिखने तक तो ये पक्का कोई हाई स्टेटस वाला डीमन क्लैन का डीमन लगता है और साथ ही में इसकी कल्टीवेशन भी इमॉर्टल वनरेबल तक है, यानी कि पैसा काफी मिलने वाला है। डी जियांग की आर्मी के जो सोल्जर्स और कमांडर थे वो सभी बिल्कुल चैंग को हल्के में लेते हैं, यानी कि चाय में पड़ी चाय पत्ती की तरह, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चैंग क्या बवाल चीज है। खैर इसके बाद डी जियांग उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से
आगे बढ़े और दोनों चैंग को बीच से चीर दें। चैंग आगे से ताली बजाता है और अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दो दावे ड्रैगन को समन करता है। वो दोनों ड्रैगन आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में आधी आर्मी को निगल जाते हैं और उन्हें बीच से चीर देते हैं। खैर मार्डोर जैसे ही देखता है कि दोनों चैंग बड़ी आसानी के साथ इमॉर्टल वनरेबल और इमॉर्टल एम्परर जितने डीमंस को यूं चुटकियों में मारे दे रहे हैं, तो फिर उसकी जो उम्मीद की किरण थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। खैर डीजे वहाँ से खिसकते हुए कहता है कि इससे पहले उन दोनों राक्षस की नजर मेरे ऊपर पड़े, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ जब तक वो दोनों डीजियन के साथ निपटते हैं। इसके बाद मार्डोर तो भाई वहाँ से खिसक लेता है। खैर डीजियन के पसीने छूट जाते हैं जब वो अपनी बेहतरीन आर्मी को इस तरह से मरते हुए देखता है और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये दोनों साले हैं कौन जिनके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन है कि वो उस आर्मी को यहाँ पे मारे दे रहे हैं। इसने हजारों सालों तक बैटलफील्ड में फाइट की है और वो किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाते हैं और शान से खड़े रहते हैं, लेकिन इन दोनों मॉन्स्टर के सामने वो एक ही झटके में वाइप आउट हुए जा रहे हैं। खैर अब डीजियन की फटने लगी थी, इसीलिए वो सोचता है कि वो अभी के लिए दो डोमेन मास्टर के साथ नहीं निपट सकता है, इसीलिए तुरंत उसे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। जिसके बाद जब उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी तब वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा फाइट करने के लिए। जिसके बाद डीजियन वहाँ से तुरंत खिसकने लगता है। चैंग उसे भागते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि भाग कहाँ रहे हो, अभी भी कुछ सवाल पूछने हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। एक चैंग पहले वाले चैंग से कहता है कि मैं उसे जाके रोकता हूँ, जिसके बाद तुम उसे पकड़ लेना और सवाल जवाब करना। जिसके बाद जीडियन वहाँ से भाग ही रहा था कि वहाँ पे जल्दी से चैंग आ जाता है, जो कि उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है जा कहाँ रहे हो भाई, अभी हमें चाय पी के थोड़ी सी बात करनी है। डीजियन इसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये साला काफी तेज है। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको डीजियन ने अभी तक पूरी तरीके से सीखा नहीं है, लेकिन अब बात जिंदगी और मौत की आ चुकी है तो फिर वो ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीडियन वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था 10,000 सोल पाम। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में कई सारे सोल पाम आते हैं और वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रहे थे। वो पाम अटैक जैसे ही चैंग के ऊपर गिरता है तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। डीजियन इसी का फायदा उठाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर किक मार के उसे पीछे पटक देता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे वंग यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और डीजियन के ऊपर हमला करता है। यांग फिंगर उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पे मरने लगता है। दोनों चैंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वन यांग फिंगर टेक्निक पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है और इसकी जो पावर थी वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन और ताकतवर हो चुकी है। चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि अटैक पावर पहले से और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। हालांकि उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन वो पहले से थोड़ी सी तो बढ़ी थी। और उसे याद आता है जब उसने किसी एक के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी तब वो अटैक फिर से वापस हो चुका था और उसे ये भी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिफैक्ट के अंदर से आर्टिफैक्ट स्पिरिट बाहर निकलती है, जिसको देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होती है और उनको मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उनको सिर्फ रिफाइन एशियन गॉड ही कर पाते हैं, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। और दूसरी बात, इनके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, यानी कि इंसानों की तरह। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट चैंग को गले लगा लेती है और उसे मदद मांगने लगती है कि चैंग उसके मास्टर की मदद कर ले। उसी टाइम पे बायु वहाँ पे भागते हुए आती है और वो चैंग को खबरदार करती है कि वो जल्दी से आर्टिफैक्ट स्पिरिट से दूर हो जाए, नहीं तो वो स्पिरिट उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन बायुवे की कोशिश को कोई भी फायदा नहीं होता है। तब तक वो स्पिरिट चैंग को अपने साथ ले जाती है और बायुवे के हाथ में ठेंगा आता है। और जब बायुवे दूसरे वाले चैंग की तरफ देखती है तो सीक्रेट रियलम के डिसअपीयर होने के साथ साथ वो क्लोन भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे चैंग काफी ज्यादा हैरान हुआ था। और साथ ही में वहाँ पे जो भी सेकंड डायमेंशन से लोग आए हुए थे वो सभी भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट की वजह से वो सभी लोग भी वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि अब तक आर्टिफैक्ट स्पिरिट ये सब कुछ कर रही थी। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी सपनों की दुनिया में उड़ता है। तब उसे पता चलता है कि वो डायरेक्ट अपर वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की थी जो कि चैंग के गालों को छूते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ स्प्रिंग की नाइट बिताना चाहते थे ना, इसीलिए तुम जानबूझ के मेरे साथ मेरे बेड के ऊपर ही सो गए। हमें साइड में बताया जाता है कि ये लड़की एक सेलेस्टियल गॉड है और इसका नाम है गॉडेस ऑफ स्प्रिंग और इसका रियल नेम है चैंग जी। खैर चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये आर्टिफैक्ट गांजा फूक की आई है क्या, ये करना क्या चाहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई चैंग जी आगे से कहती है कि चलो हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं इन दी बेड, तुम मुझे पकड़ोगे और मैं तुमसे बच के भागूंगी। खैर चैंग का इस बात से बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो पकड़म पकड़ाई खेले यहाँ से भाग जाए। इसीलिए वो इन सभी बातों को सुलझाने के लिए सिस्टम को बुलाता है। खैर सिस्टम को वहाँ पे बुलाने का कोई भी फायदा नहीं होता है और वो उल्टा चैंग को बधाई देता है कि चैंग पकड़म पकड़ाई खेलने वाला है, वो भी लिटिल चिक के साथ। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो सारी चीजों को एक एक करके बताता है कि वो किसी ऐसी दुनिया में आ चुका है जो कि अनजान है और वो किसी ऐसी औरत के साथ है जो भी अनजान है। खैर चैंग जी इसी बात का फायदा उठाती है और वो चैंग को नीचे दबा लेती है और उसे कहती है कि तुमने तो नहीं पकड़ा लेकिन मैंने पकड़ लिया है। इसके बाद वो चैंग के ऊपर ही बैठ जाती है और उसे कहती है लेट्स प्ले बूगी बूगी बू। यहाँ तक कि चैंग को भी समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें। इसके बाद चैंग जी आगे बढ़ती है और वो चैंग के एब्स को टच करने लगती है, लेकिन चैंग उसके पैर पकड़ लेता है और हड़बड़ाहट में उससे कहता है कि हम लोग किसी और टाइम करेंगे, अभी के लिए हमारे पास दूसरी अपॉइंटमेंट है। लेकिन वो लड़की आगे से कुछ भी नहीं समझती है और चैंग जी उसे कहती है कि तुमने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ 3 बार करोगे। इसके बाद चैंग जी चैंग का गला दबाने लगती
देखती है और उसे घूरते हुए देखने लगती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि मैंने इसे क्या कहा था कि मैं 3 बार करूंगा, ना ही मेरे पास कोई यादें हैं और ना ही मुझे इसका चेहरा सही से याद है, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो चैंग से पागल ना हो और उसको रोकने के लिए वो वहाँ पे उससे कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ प्लीज। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टाइम जो है वो रुक जाता है और कुछ समय बाद चैंग जी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है। और वो स्पिरिट चैंग से कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि मेरी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगी। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि सिस्टम बाहर आता है और वो कहता है कि देखो तो एक छोटी सी स्पिरिट हमारे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है। उसे लगा था कि वो हमें कंट्रोल कर पाएगी इन छोटे मोटे ट्रिक्स के साथ, लेकिन चैंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे बढ़ती है और वो चैंग को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट चैंग को बताती है कि वो लोग करोड़ों साल पीछे आ चुके हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, जब गॉड्स और डीमन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूटा नहीं था। और ये जगह सुमी किंगडम है, एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ ईस्ट कंट्री है। और ये कंट्री इस स्पिरिट और इसके मास्टर को होम डाउन है और साथ ही में ये कंट्री वो पहली कंट्री है जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद डिस्ट्रॉय हुई थी। और चैंग यहाँ पे जो भी कांड करेगा उन सभी का असर फ्यूचर में पड़ेगा, क्योंकि इस स्पिरिट की यही एबिलिटी है कि वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो चैंग वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करेगी क्योंकि यहाँ पे एक मेल पेट है और वो स्पिरिट चैंग को उसी के साथ एसोसिएट करेगी जो कि इस डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद वो स्पिरिट चैंग को उस मेल पेट की मेमोरीज देती है और अब से हम लोग उस बंदे की मेमोरीज देखेंगे जो कि करोड़ों साल पहले एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर रहता था। चैंग और लाखों साल पहले वाला बंदा दोनों दिखने में सेम है, एक नाम जैसे ही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी नाता नहीं रखते हैं। पहले ही बता दिया है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। हमें बताया जाता है कि ओरिजिनल ओरन का नाम चेन चैंग आ है, साथ ही में उसके पास भी कल्टीवेट करने की कोई भी एबिलिटी नहीं है और वो एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर वो काफी ज्यादा फेमस था बिकॉज ऑफ ही हैज ग्लोइंग स्किन एंड ब्यूटीफुल बॉडी, बेसिकली चिकना था साला। जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात हुई, यानी कि स्पिरिट्स की और साथ ही में पुराने वाले चैंग की। जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और बगियों में फूल खिल गए। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को चेहरे देखे तैसे ही उन्हें एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया और उनके अंदर जरा सा भी सबर नहीं बचा था, इसीलिए वो दोनों तुरंत भागते हुए ओयो गए एंड दे हैव बूगी बूगी। और इसी तरह से ये लोग 2 और बार मिले और ये जो चैंग अभी इस टाइमलाइन में आया है जहाँ पे वो लड़की उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, ये उनका तीसरी बार था। इसीलिए वो लड़की चैंग से कह रही थी कि तुम पहले ही 2 बार कर चुके हो और ये तीसरी बार होने वाला है। इसे चैंग को समझ में आ जाता है कि वो गुस्सा किस लिए थी। जिसके बाद चैंग वहाँ पे सिस्टम को बुलाता है तो फिर सिस्टम चैंग को बताता है कि दूसरी पार्टी जो कह रही है उसे अच्छे से सुनो और अपना फायदा निकाल के उसी को करना। और वैसे भी तुम डोमेन का इस्तेमाल हर जगह पे कर सकते हो और तुम बेशक यहाँ पे भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो स्पिरिट चैंग से पूछती है क्या चैंग नाराज हो गया है, क्योंकि वो स्पिरिट ने वो दोनों जब माहौल गर्म कर चुके थे उसी बीच में उसने उंगली कर दी। चैंग उसे कहता है कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो स्पिरिट आगे से कहती है कि इतना नाराज मत हो, यहाँ पे और भी लोग बचे हुए हैं, चाहो तो वहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। जिस पे चैंग आगे से कहता है नहीं नहीं धन्यवाद, मेरे पास पहले से ही एक खूबसूरत वाइफ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट चैंग को एक और झटका देती है कि चैंग से पहले ही यहाँ पे मेल पेट है और वो टोटल 232 है और चैंग का नंबर 233 है। चैंग उसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे इस बारे में बात करने के लिए लाई हो, जो काम है वो बताओ। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ पे बताना शुरू करती है कि अगले 3 दिनों के अंदर उसका मास्टर वहाँ पे मारा जाएगा। आर्टिफैक्ट का पैदा होना ही एक जन्म की तरह होता है और उसका जन्म उसके मास्टर की रक्षा करने के लिए हुआ था। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मास्टर को बचाने में नाकामयाब रही। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट क्या क्या करती, लेकिन वो कभी भी अपने मास्टर को नहीं बचाती और वो हर बार सिर्फ अपने मास्टर को मरते हुए ही देखती है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक झटके में चैंग के चेहरे के पास आ जाती है और आंसू बहाते हुए उसे कहती है कि वो चैंग से भीख मांगती है कि चैंग उसके मास्टर को बचा ले और उसकी मदद करे। चैंग उसे कहता है कि सबसे पहली चीज तुम एक स्पिरिट हो, भले ही मैं तुम्हारे मास्टर को बचा लेता हूँ, लेकिन इससे ये बात नहीं बनती है कि तुम मेरी चीज में बदल जाओगी। दूसरी चीज, तुम टाइम को कंट्रोल कर सकती हो और तुम सिर्फ अपने मास्टर से ही बिलोंग करती हो और जैसे ही मैं तुम्हारे मास्टर को बचा लूंगा तैसे ही तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंक दोगी और मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दोगी और इसीलिए मैं तुम्हारा सिर्फ एक जरिया हूँ तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए और कुछ भी नहीं। आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे से कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती, अगर वो खुद से ये सब कुछ कर पाती। लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे से कहता है लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट काफी खुश हो जाती है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं और उसके चेहरे के ऊपर सन की मुस्कान थी। बेसिकली उसे उसके फंक्शन की वजह से छोटे मोटे मिशन मिलते रहते हैं और इसीलिए सिस्टम ने उसे नया मिशन दिया था कि उसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट की मदद करनी थी उसके मास्टर को बचाने के लिए और इससे फ्यूचर में भी फायदा होने वाला था। और साथ ही में चैंग को जो रिवॉर्ड मिलने वाले थे वो बता देता हूँ। चैंग को 500 मिलियन फील्ड पॉइंट मिलने वाले थे और साथ ही में वो टाइम को कंट्रोल करने वाला कैट मिलने वाला था और ये परमानेंट था। चैंग जब चाहे तब वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और आगे पीछे कर सकता है। जिसके बाद स्पिरिट वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये सब कुछ डील हुई और अब से यहाँ से 3 दिन का टाइम शुरू होता है और चैंग के पास सिर्फ 3 दिन है और उसे 3 दिन के अंदर सब कुछ ठीक करना है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ से चली जाती है और वो टाइम को कंटिन्यू कर देती है और चैंग का यहाँ से एग्जाम शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही टाइम शुरू होता है तो चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो चैंग जी के हाथों को पकड़ के उसे कहता है कि बाबू इंतजार करवाने के लिए माफ करना। तो फिर हम लोग कहाँ पे थे और हमें कौन सी पोजीशन से शुरू करना था, डॉगी डॉगी या फिर स्नेकी स्नेकी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे अपने प्यार को अंजाम देना शुरू करते हैं और मैं बता दूं कि चैंग की यहाँ पे पोजीशन मेल पेट की तरह है, बेसिकली अपोजिट जेंडर की रखेल। और वहीं पे चैंग अपने दिल से कहता
कहता है कि जुआनचो बुरा मत मानना, तुम्हारा पति पूरी तरीके से इनोसेंट है और वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रहा है और साथ ही में थोड़े से फील्ड पॉइंट की वजह से, ताकि तुम्हारा पति अपनी डोमेन को बढ़ा सके और थोड़ा सा ताकतवर हो जाए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डॉगी डॉगी खेलते कि उससे पहले ही घर की छत टूटती है और वहाँ पे हांजी की छोटी वाली वर्जन आती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सब कुछ लाखों करोड़ों साल पहले हो रहा है, यानी कि पास्ट में। हांजी जैसे ही नीचे कूदती है तो वो डायरेक्ट चैंगजी से कहती है क्या वो यहाँ पे मरना चाहती है, जिसपे चैंगजी उसे कहती है कि उसकी छोटी बहन तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है। मुझे नहीं पता है कि ये दोनों बहन कैसी हैं, एक छोटी बहन जो कि डीमन है और बड़ी बहन जो कि गॉडेस है। पापा ने डबल टीम खेली थी। इसके बाद हांजी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए चैंगजी से कहती है कि उसने चैंग के सर्वेंट को चुराने की कोशिश कैसे की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग और वो अपने मन में कहता है ओ फक, ये तो साली हांजी है जो कि डीमन क्लैन से थी और ये यहाँ पे क्या कर रही है और इसका आखिर में पुराने वाले चैंग से क्या रिश्ता है और ये दोनों एक ही फैमिली से कैसे आ सकते हैं। इसके बाद हांजी आगे बढ़ती है और वो चैंग का कॉलर पकड़ के उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे चैंग जे के बेड के ऊपर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। इसके बाद हांजी चैंग को पकड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं पे चैंग जी अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी छोटी बहन हमेशा से उसकी चीजों के ऊपर हक जताती है और उन्हें बर्बाद कर देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हांजी थी वो डायरेक्ट चैंग को डीमन टेरिटरी के अंदर ले आती है और जैसा कि उस स्पिरिट ने बताया था कि अभी डीमन और गॉड्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, इसीलिए वो दोनों अभी के लिए एक साथ रह रहे हैं। बेसिकली एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर हमला नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे पीसफुली। हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही नीचे लैंड होता है तो वो हांजी से कहता है कि उसे कुछ सेकंड दिए जाए जिसमें वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सके और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि दोनों बहनों के बीच में एक लड़की को लेके लड़ाई हो रही है कि कौन किसके प्यार में गिरने वाला है। लेकिन हांजी चैंग से कहती है कि उसे यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो लोग पहले ही डीमन टेरिटरी के अंदर है और यहाँ पे चैंग जी नहीं आ पाएगी। इसलिए चैंग को जल्दी से हांजी को ये बता देना चाहिए कि चैंग को जो टास्क दिया गया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, जिससे चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पुराना ओनर एक पालतू कुत्ते की तरह है और उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, तो फिर उसका हांजी के साथ ये कैसा रिश्ता निकल आया। खैर हमें इसके बाद बताया जाता है कि हांजी ने पहले ही चैंग को अपने नौकर के तौर पर रख लिया था, जिसके बाद उसने ये प्लान किया था कि वो पुराने ओनर यानी कि चैंग को जल्दी से वहाँ पे भेजेगी, जिसके बाद वो उसका फायदा उठाएगी आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए। और ओरिजिनल ओनर ये सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन वो जल्दी से हांजी के पास गया और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर ही रहा था। लेकिन हमारा चैंग इन सभी प्लान के बीच में कूद गया और उसने पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। बेसिकली अपना महामहिम चैंग ओरिजिनल ओनर के अंदर कूद गया, जिसके बाद उसने प्लान की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद हांजी चैंग को घूरते हुए कहती है कि तुम आज अपने प्लान को तो करने में फेल हो ही गए, साथ ही में तुम चैंग जी के बिस्तर पे भी चले गए और अगर मुझे आने में 2 मिनट की देरी हो जाती तुम तो उसके घर भी जाने वाले थे। चैंग उसे कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था उस आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो बस उसको फॉलो कर रहा था ताकि मुझे उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। लेकिन हांजी को चैंग के ऊपर शक होने लगता है और वो चैंग से कहती है कि चैंग पहले के मुकाबले आज कुछ अजीब सा लग रहा है और उसने चैंग जी के साथ कुछ ज्यादा ही देर तक बात की और उसके साथ ही रहा और चैंग को उसके साथ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई, जिससे चैंग को चिंता होने लगती है क्योंकि वो अभी हांजी को कुछ भी पता लगने नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी उसके पास जरा से भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे हालात क्या है और कैसे क्या करना है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे चलता था उसे वैसे ही करना है। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो हांजी की 2 बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को पकड़ लेता है और चैंग गैलेक्सीज को पकड़ के अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे ओरिजिनल ओनर की तरह ही एक्ट करना चाहिए। इसके बाद हांजी गुस्से में चैंग से कहती है कि कचड़े तू तो गया। वैसे चैंग में बताता है कि ओरिजिनल ओनर इसी तरह से हांजी के साथ मस्ती किया करता था और यही वो तरीका है जिससे हांजी खुश रहा करती थी। वैसे हांजी के खुश रहने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। इसके बाद चैंग हांजी को गाय कमर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि देखो मेरी बात समझो, जो गॉडेस चैंग जी है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और वो हमेशा गार्डेड रहती है, इसीलिए उसे फ्री करने के लिए मैं उसके करीब गया था और मैं हमेशा तुम्हारी खातिर शेर की गुफा में कूद जाता हूँ, समझा तो करो। इस पे हांजी आगे से शर्माते हुए कहती है ठीक है समझ गई, लेकिन अभी तो जाने दो, मुझे बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। इस पे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि जाने देना, ये तो नामुमकिन है बाबा, अपन तो कुछ ज्यादा ही लुच्चड़ है। इस पे सिस्टम भी उसे कहता है मौके का फायदा उठा रहे हो आप। इसके बाद चैंग ओरिजिनल ओनर को थोड़ी सी दुआएं देता है, ये कहते हुए कि आपके और हांजी के रिलेशन की वजह से मुझे आपकी थोड़ी सी खुशियां इनहेरिट में मिली है, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद हम लोग स्विमिंग बॉर्डर को देखते हैं और जैसे ही हांजी और चैंग वहाँ से गुजरते हैं तो जो भी डीमन थे वो सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि हांजी के पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे अपनी शकल दिखाने के लिए आ चुकी है। दरअसल हांजी हमेशा गॉड रियलम के पास ही रहा करती थी, यानी कि इंसानों वाली जगह पे, और साथ ही में वो अपने साथ कई बार चैंग को भी यहाँ पे लेके आई है, जो कि काफी खराब बात मानी जाती है डीमंस के लिए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 2-3 बच्चे हांजी के ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं और उसे कहते हैं कि उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि हांजी हमेशा यहाँ पे बुरी किस्मत लेके आती है। और वो साथ ही में चैंग की बेइज्जती करता है, ये कहते हुए कि चैंग गली का कुत्ता है जिसके बाल सफेद है, और वो साथ ही में हांजी के पैर चाटा करता है, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि हांजी की किस्मत डीमन रियलम के अंदर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और उसे हमेशा परेशान किया जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी किसी टेंट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे वो अंदर जाने वाली थी, लेकिन वो अंदर जाने से पहले चैंग से कह के जाती है कि यहाँ से हिलना नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी और तुम्हारी बोटी बोटी नोच ली
दी जाएगी। जिसपे चैंग आगे से कहता है ठीक है चली जाओ। और हाँ जी, जैसे ही टेंट के अंदर जाती है तो फिर हम लोग चैंग के चेहरे के ऊपर मुस्कान देखते हैं। बेशक ये साला नहीं रुकने वाला था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ जी, जैसे ही टेंट के अंदर कदम रखती है तो फिर चैंग तुरंत वहां से खिसक लेता है। इसके बाद वो भागते हुए इधर उधर घूमने लगता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने जो उसे इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने सिर्फ चैंग को इतना ही बताया था कि वो भाई 1-2 हजार साल बाद पीछे आ चुके हैं बस। लेकिन चैंग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी कि वो यहाँ पे फाइट को कर सके, क्योंकि उसे आर्टिफैक्ट की मास्टर यानी कि जो चैंगजी है उसे बैटल के अंदर जिंदगी बचानी है। जिसके बाद उसे आर्टिफैक्ट का मास्टर भी बनना है, तभी तो मिशन पूरा होगा और पैसे मिलेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग पूरे बॉर्डर में इधर उधर घूमने लगता है और वो हर जगह के नयाजा लेता है। और इसे ये भी पता चलता है कि जो डीमंस है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं फाइट करने के लिए, और वो युद्ध को शुरू करने ही वाले थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे 3 दिनों तक यहाँ पे जिंदा रहना है चैंग जी के साथ और उसे रक्षा करनी है। और जैसे ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर उसका मिशन अपने आप ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए चैंग को यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, उसे बस यहाँ की जो हेवनली कॉन्टिनेंट थी उसको देखना था और उसे ये पता करना था कि डीमंस लॉर्ड और डीमन जनरल्स की पावर कितनी है जिनके साथ वो उन्हें फाइट कर सके। और उसी के मुताबिक चैंग आगे बढ़ने वाला था और वो आसानी के साथ इन सभी चीजों को पूरा कर सकता था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 3-4 डीमन की नजर चैंग के ऊपर पड़ जाती है और वो चैंग को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये हानजी का पालतू कुत्ता है जो कि इधर उधर घूम रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं कि हानजी की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने मास्टर हेइसा के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और किसी पालतू कुत्ते के साथ यहाँ पे घूम रही है। और यहाँ तक कि डीमन बॉर्डर के ऊपर उसकी जरा से भी इज्जत नहीं की जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो आसानी के साथ उस डीमन के अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। वो डीमन भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कुत्ते की स्पीड तो कुछ ज्यादा ही कम है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हेइसा लॉर्ड आ जाता है जो कि दिखने में पता नहीं क्या था लेकिन आता है। इसके बाद हेइसा आगे से कहता है कि इस पालतू कुत्ते को मार दिया जाए। जिसके बाद हानजी उसकी प्रेम को ठुकरा नहीं पाएगी। इधर हम लोग हानजी को देखते हैं जो कि कोई उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई बिना आर्टिफैक्ट की यहाँ पे आने की। हमें पता चलता है कि ये हेड की क्लैन है और साथ ही में इनका नाम लूक है। और लूक हानजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि गॉडेस का आर्टिफैक्ट उनके प्लान को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हानजी की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हानजी सफल के नाम पे असफल है। हानजी उन लोगों से कहती है कि वो दोबारा जा रही है और अगर वो वापस नहीं आती है तो फिर उसकी आखिरी इच्छा यही है कि उसका मेमोरियल टैबलेट यहाँ पे बना दिया जाए। लूक आगे से कहता है कि वो एक पुराने हीरो की बेटी है, इसलिए हर किसी को उसी से उम्मीद है। लेकिन उसके क्लैन वालों ने उसको पसंद करना बंद कर दिया है और उसे ठुकरा दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हानजी उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। वो लोग हानजी को बताते हैं कि इमोर्टल क्लैन वाले उनके हेवनली डीमन क्लैन को सरपास करते हुए जा रहे हैं और उनकी जरा से भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग उनके डीमन क्लैन को जाने देंगे। और अगर उन लोगों ने फ्यूचर यानी कि पास्ट में कभी भी अपने सेलेस्टियल रेस को ना खाया होता तो फिर उन्हें कभी भी इस तरह की चीजों का सामना करना नहीं पड़ता। इसके बाद लोग हानजी से कहता है कि उसने जो कुत्ता पाल के रखा है यानी चैंग को, वो कभी भी आर्टिफैक्ट को लाने में उनकी मदद नहीं करेगा। उसे तो काफी टाइम पहले ही पका के खा लेना चाहिए था और उसकी बोटी निकाल लेनी चाहिए थी। इधर हम लोग देखते हैं कि हेइसा डीमन यानी कि प्रेमी वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हानजी आगे से कहती है कि ये उसकी खराब प्लानिंग हो सकती है लेकिन उसमें उसके सर्वेंट को कोई भी लेना देना नहीं है। और वैसे भी वो चैंग जी के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है और साथ ही में उसे कभी भी वो आर्टिफैक्ट मिल सकता है। लेकिन लोग उसके ऊपर डंडी फेंक के मारता है और उसे कहता है कि वो उसका दिमाग कभी भी नहीं पढ़ पाएगी। इंसान कभी भी किसी काम के नहीं आते हैं और साथ ही में विनर्स को हमेशा प्राइज मिलते हैं यानी कि तारीफ, और लूजर्स को कुछ भी नहीं। इसीलिए हानजी कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि हानजी के साथ क्या किया जाना चाहिए। तभी कुछ डीमंस आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि हेइसा डीमन यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन है और उसने हाल ही में इमोर्टल रियलम को सरपास किया है। इसीलिए वो लोग हानजी को उसके हवाले कर सकते हैं और हेइसा डीमन हानजी का अच्छे से ख्याल रख लेगा। जिसके बाद लोग भी इस बात के लिए मान जाता है और वो कुछ लोगों को कह के हेइसा डीमन को बुलाने के लिए कहने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे एक सर्वेंट वहाँ पे भागते हुए आता है और वो बताता है कि हेइसा डीमन अचानक से मारा गया है और उसके जितने भी साथी थे वो सभी भी मारे गए हैं। जिसे लूक का मुंह बाहर आ जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो डीमन ल्यूक को बताता है कि हेइसा डीमन एरेना के कोने में मरा हुआ मिला है और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी भी मारे गए हैं। इसके बाद वो सभी भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी इमोर्टल ने वहाँ पे हमला कर दिया है और उनका खेल यहीं भी खत्म होने वाला है। इसके बाद हानजी भी मौके का फायदा उठाती है और वो चैंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जब वो अपने साइड में देखती है तब चैंग कोने में बैठा हुआ था और उससे पूछता है कि बातें हो गई। जिसके बाद हानजी चैंग को पकड़ती है और उसे कहती है कि हम लोग इमोर्टल रियलम में जा रहे हैं, वैसे भी हमारा टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही अंदर जाने वाला था तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसे वो पॉइंट मिल चुके हैं जो उसने हेइसा डीमन और उसके फॉलोवर को मारे थे। इसके बाद हम लोग सुमिंग किंगडम को देखते हैं और हमें आसपास के लोगों से पता चलता है कि सुमिंग किंगडम जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल पास ही में है और डीमन और इमोर्टल रियलम दोनों एक ही पास है। इसीलिए जो गॉडेस है यानी कि चैंग जी वो दिन रात यहाँ पे एनर्जी को प्यूरीफाई किया करती है, नहीं तो डिमोनिक एनर्जी की वजह से वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जी अपने आर्टिफैक्ट को लेकर बाहर निकलती है और वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी उन सभी को प्यूरीफाई कर देती है। और चैंग जी का गॉडेस होने के तौर पे यही काम
नाम था। इसके बाद हमें बताया जाता है स्विमिंग किंगडम का असली नाम स्विमिंग वैली है, जो कि इमोर्टल और डीमंस के बिल्कुल बीच में स्थित है और तुम लोग मैप में देख सकते हो कि कहाँ पे क्या स्थित है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पिछले बैटल्स के दौरान जब इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी और डीमंस अचानक से इमोर्टल्स के ऊपर रश करके इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे एशियंट बीस्ट ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें खदार भेजा। इसके बाद एशियंट डीमन लॉर्ड और उसके हजारों डीमन जनरल्स को यहाँ पे सील कर दिया गया और उस भयानक युद्ध के बाद जितने भी इंसान बचे थे और साथ ही में इमोर्टल्स थे, उन सभी ने फैसला किया कि वो लोग इस वैली को स्विमिंग किंगडम का नाम देंगे और इसी को अब से नया घर कहेंगे। और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन इसके अलावा जो डिमोनिक एनर्जी थी वो लगातार डिमोनिक अबायस कॉन्टिनेंट से भेजी जा रही थी, इसीलिए जो सील थी वो हमेशा धीरे धीरे के टूटा करती थी और डीमन लॉर्ड ने भी कभी भी गिव अप नहीं किया था और वो भी सील को तोड़ने की कोशिश किया करता था। इसीलिए यहाँ पे गॉडेस को रखा गया था, जो कि एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी को रखती थी, जिसकी मदद से वो इविल एनर्जी को यहाँ से प्यूरिफाई करती थी और उसे महीने में 3-4 बार ऐसा करना ही पड़ता था। बेसिकली डिमोनिक एनर्जी सील को तोड़े तो फिर गॉडेस आके डिमोनिक एनर्जी को ही साफ कर दे और यही चैंगजी का काम था। लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी चैंगजी को अपना भगवान मान लेते हैं और उसको पूजने लगते हैं। लेकिन चैंगजी को ये काफी ज्यादा परेशान करता है और उसे ये अनोइंग लगता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के जो सील को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे उनसे कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि किसी को भी यहाँ पे आने न दिया जाए। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं और अगर गलती से भी सील टूट गई तो फिर कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। और साथ ही में आज का दिन जो डिमोनिक एनर्जी थी वो कुछ ज्यादा ही खराब थी, यानी कि सही नहीं लग रही थी। इसलिए चैंगजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन सील को मेंटेन करने वाले वो चैंगजी की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो सील थी उसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है और कुछ ही देर बाद वो सेल टूट जाती है, जिससे आसपास की जमीन के ऊपर क्रैक पड़ जाता है और सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि क्रैक के पड़ जाने की वजह से एक बच्ची उसके नीचे गिर जाती है और वो क्रैक सीधा उस जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो डीमन कैद था। हम लोग देखते हैं कि चैंगजी आगे बढ़ते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्विमिंग किंगडम को कुछ भी नहीं होगा जब तक वो यहाँ पे है और वो आसानी के साथ इस सेल को फिर से रीसील कर देगी और किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और उस सेल को दोबारा सेल करने की कोशिश करने लगती है। वो सभी लोग भी चैंगजी से कहते हैं कि चैंगजी है जो कि उन सभी लोगों को बचा सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी उस सील के अंदर चली जाती है जहाँ पे उस डिमन को कैद करके रखा हुआ था और चैंगजी जैसे ही सील के अंदर जाती है तो हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जिनको सील को मेंटेन करने के लिए रखा गया था वो सभी फिर से फिल्ली हो जाते हैं। बेसिकली सीधे शब्द में कहूँ तो ये सभी लोग कामचोर हैं और ये सारा काम चैंगजी के ऊपर छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि चैंगजी कोई बाहुबली है जिसके बाद हमेशा के लिए फुल्ली स्टेमिना है और वो कभी थकती नहीं है। जिसके बाद अगला सीन सील अरे का होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही चैंगजी वहाँ पे आती है तो वो डीमन उसे कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई है सेलेस्टियल रेस की लड़की, लेकिन इस बार हमारी मुलाकात पिछली बार से थोड़ा सा जल्दी हुई है और अगली बार जब मुलाकात होगी तब मैं सीधा ऊपर रहूंगा और मेरा रीबर्थ होगा। हम लोगों को पता चलता है कि ये एशियन डीमन लॉर्ड है और इसका नाम है टाओशी। चैंगजी टाओशी से कहती है कि जब तक वो जिंदा है वो कभी भी टाओशी को ऊपर जाने नहीं देगी और किसी को दोबारा मारने नहीं देगी। टाओशी उससे कहता है कि चैंगजी सेलेस्टियल की भेजी गई बस एक कठपुतली है और कुछ भी नहीं और अगले 3 दिनों के अंदर टाओशी यहाँ से आजाद हो जाएगा। इसके बाद वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर वो तुरंत वहाँ पे युद्ध को शुरू कर देगा। इसके बाद वो 9 हेवंस के ऊपर हमला करेगा और उनको भी धूल चढ़ा देगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और तब चैंगजी को समझ में आएगा कि चैंगजी सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा सकती है जिनको टाओशी पीछे छोड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि टाओशी ने उस लड़की को पकड़ रखा था, जिसके बाद टाओशी उस लड़की को चैंगजी के हवाले कर देता है। चैंगजी जैसे ही उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो हम लोग देखते हैं कि टाओशी वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कई सारे भाले बना लेता है। जिसके बाद वो भाला डायरेक्ट जाके चैंगजी के सीने के अंदर घुसता है और आर पार हो जाता है। और टाओशी चैंगजी से कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम किसी को नहीं बचा पाओगी। इसके बाद वहाँ पे कई सारे भाले आते हैं और वो भी चैंगजी के सीने के अंदर घुस जाते हैं और चैंगजी को वहीं पे लटका दिया जाता है और चैंगजी मारी जाती है। और टाओशी चैंगजी से कहता है कि तुम कितनी बार मर चुकी हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी भी कोई लिमिट है जो कि खत्म होने वाली है। लेकिन चैंगजी आगे से कहती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो टाओशी को किसी को भी मारने नहीं देगी और ना ही उसे यहाँ से कभी बाहर कदम रखने देगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी वहाँ पे अपनी इटरनल लाइफ का इस्तेमाल करती है और वो फिर से वापस गायब हो जाती है और वो जाते जाते सील को फिर से रीसील करके जाती है और एरिया को लॉक कर देती है। टाओशी आगे से कहता है कि जब समय आएगा तब मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सील को जैसे ही दोबारा सील कर दिया जाता है तो डिमोनिक एनर्जी गायब हो जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की रो ही रही थी कि उसकी बेटी कहाँ पे चली गई। उसकी बेटी तुरंत उसके सामने आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो लड़की अपनी मदर को बताती है कि गॉडेस मारी गई है, जिसपे उसकी मदर यकीन नहीं करती है और वो आगे से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, गॉडेस कभी भी नहीं मरेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिफैक्ट फिर से एक्टिव होता है और वो फिर से गॉडेस यानी कि चैंगजी को
जिंदा कर देता है। जिसके बाद हम लोग सोमिंग किंगडम के किंग को देखते हैं और इसका नाम है क्योटा और ये भी बाकियों की तरह है। इसे भी ऐसा ही लगता है कि चैंगजी एक अल्टीमेट मशीन है जो कभी भी नहीं थकती है और इसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी और उसके बाकी लोग भी यही सोचते थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी टा से कहती है कि हेवनली डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए उन्हें केयर फ्री नहीं होना चाहिए और डीमंस हमेशा इसी बात में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो सील को तोड़ सके और दोबारा की दोबारा इस जंग को दोबारा शुरू कर दे। चैंगजी उन लोगों को ये भी बता देते हैं कि टाओशी ने ये बताया है कि वो अगले 3 दिनों के अंदर सील को तोड़ देगा, जिसके बाद वो फिर से बाहर निकलेगा और तबाही मचाना शुरू कर देगा, इसीलिए किंगडम शायद से दोबारा तबाही को फेस कर सकता है। लेकिन डा चैंगजी की बातों को मजाक में लेता है और उससे कहता है कि चैंगजी यहाँ पे मजाक कर रही है। चैंगजी उसे बताते हैं कि मजाक नहीं है, दिस इज द सीरियस पॉइंट। लेकिन जो किंग था वो आगे से कहता है कि उनका सोमिंग किंगडम बीच में सैंडविच की तरह है जो कि डीमन वर्ल्ड और इमोर्टल वर्ल्ड के बीच में पीस रहा है, इसीलिए वो लोग चाहे जितने भी पर फड़फड़ा ले लेकिन उन्हें कभी भी फायदा नहीं होता है और उन्हें हमेशा नुकसान ही होता है। बेसिकली वो लोग अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे थे और कभी भी उनके किंगडम का सफाया हो सकता था। इसीलिए किंगडम उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे एक नई रणनीति को अपनाने वाले हैं जिससे उन्हें फायदा होगा। वो लोग अगली जंग में हिस्सा लेंगे इमोर्टल्स के साथ में और साथ ही पूरी डिमोनिक स्पीसीज को उड़ा देंगे, जिससे उन्हें फायदा तो फायदा होगा ही, साथ ही में जब टासा अगर सील को ब्रेक करके वापस आ भी जाता है तो फिर उसके पास सबॉर्डिनेट्स नहीं होंगे और वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर टाओशी को भी मार देंगे और उन्हें फायदा ही फायदा होगा। लेकिन चैंगजी वहाँ भी फिर से चिल्ला के कहती है कि बात को हल्के में ना लिया जाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि किंग इस बात को ध्यान से लीजिए, अगर टाओशी बाहर आता है तो वो सबसे पहले आपकी ही गर्दन काटेगा। चैंगजी इतना कहने के बाद चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन किंगडम फिर भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वो आगे से कहता है कि लड़कियों की यही आदत होती है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोल देती है। जिसके बाद हम लोग चैंगजी के मेंशन को देखते हैं और चैंगजी के मन के सामने हम लोग एक नए कुत्ते को देखते हैं जो कि खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझता है, यानी कि इसकी शकल सूरत अच्छी है तो इसे ऐसा लगता है कि चैंगजी इसके ऊपर फिदा हो जाएगी। चैंगजी वहाँ पे आती है और वो उसकी शकल देखती है, जिसके बाद वो अपनी फीमेल सर्वेंट से कहती है कि ये नॉर्मल सा ही है, इसे दूसरे रूम में भिजवा दो। लेकिन वो जो चिकना बंदा था वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, तो फिर चैंगजी ने जो बोला था वो उसके मन में इस तरह से हिट करता है कि चैंगजी उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि चैंगजी को खूबसूरत आदमी कुछ ज्यादा ही पसंद है और उसे पूरा यकीन था कि उसके ये 4000 साल की मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि वो इतना सुंदर जो है। और वैसे भी चैंगजी को खूबसूरत मर्द पसंद है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो चैंगजी को कॉन्कर कर लेगा तो फिर उसको किंग के बाद का सबसे हाईएस्ट स्टेटस मिल जाएगा। जिसके बाद वो लड़का भाई वो सर्वेंट से पूछता है कि उसे नहा लेना चाहिए बेड के अंदर जाने से पहले, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद उसका कॉलर पकड़ती है और उसको एक रूम के अंदर धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा नंबर 234 है और अब से तुम यहीं पे रहोगे और अच्छे से हर किसी से बात करना। वो बंदा जैसे ही अपने रूम को देखता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे हर तरह का कैरेक्टर है, लूफी से लेकर नारुतो तक, और उसे समझ में नहीं आता है कि उसको ये भद्दा सा कमरा क्यों दिया गया है। वैसे नारुतो उसे देख के ये कहता है कि देखो तो एक नया बकरा आ चुका है, वाओ। इसके बाद वो चिल्लाते हुए उस सर्वेंट से कहता है कि मैं यहाँ पे गॉडेस को सर्व करने के लिए आया हूँ और व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर। और वो सर्वेंट उसे कहती है कि खुद को कुछ ज्यादा ऊंचा ना समझो। लेकिन वो बंदा आगे से कह रहा था कि चैंगजी को उसकी खूबसूरती देखने का एक मौका तो दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी ब्यूटीफुल पने पे कुछ ज्यादा ही यकीन था और उसे पक्का यकीन था कि कोई भी लड़की उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। लेकिन वो सर्वेंट उसे उंगली करते हुए कहती है कि तुम चैंग कैंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो और इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुनिया में ही जियो और रियलिटी में ना हो। इसपे वो बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है चैंग, जरा मुझे उसे देखने दो कि वो कौन सी खेत की मूली है। जिसपे वो सर्वेंट उसे कहती है कि तुम उसके बाल के बराबर भी नहीं हो, वो असल में गॉडेस का स्वीट हार्ट है। खैर उसी टाइम में हम लोग उसके स्वीट हार्ट को देखते हैं। चैंग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आए थे तब उसके सामने एक पोर्टल खुला हुआ था जिसको हांजी ने खोला था और चैंग उसे कह रहा था कि इस टेलीपोर्टेशन की वजह से क्या मैं चैंगजी के दिल के अंदर जा सकता हूँ। चैंगजी जैसे ही उन दोनों को अपने कमरे के अंदर देखती है तब वो थोड़ा सा नाराज होती है और वो हांजी से कहती है कि एक सिर्फ यही है जो कि मेरे कमरे के अंदर इस तरह से टेलीपोर्टेशन सर्कल को खोल सकती है और वो है मेरी छोटी बहन। वहीं पे हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि वो घर के बाहर ही एग्जिट गेट को खोलने वाली थी, लेकिन चैंग कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था इसीलिए उसका हाथ फिसल गया और वो यहाँ पे आ गई। खैर हांजी को सिर्फ आर्टिफैक्ट से मतलब है, बाकी सब गया तेल लेने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी चैंग को चैंगजी की तरफ धक्का दे देती है और उसे कहती है कि ये नालायक कुत्ता सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है और मुझे ऐसा कुत्ता नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद वो जाते हुए चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। जिसके बाद वो चैंगजी से कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि चैंगजी को कोई ऐसा सर्वेंट मिल जाएगा जो कि उसे इतना ज्यादा लॉयल होगा। जिसके बाद वो जाते हुए हल्के से चैंग से कहती है कि मिशन के बारे में मत भूलना। चैंग भी आगे से कहता है कि ओके नहीं भूलूंगा। वहीं पे चैंगजी को ये सब कुछ पता था कि ये दोनों मिलकर कौन सी मिली भगत कर रहे हैं और उसे ये भी पता था कि इन दोनों ने कौन सा प्लान बनाया है और कैसे ये लोग आर्टिफैक्ट को लेने वाले हैं। खैर वैसे चैंगजी हांजी को अपनी छोटी बहन ही मानती है और वो कहती है कि हांजी हमेशा से ही कमजी और बेवकूफ थी, वो हमेशा से अपनी बातों को बता देती थी भले ही वो छुपाना चाहती हो। जिसके बाद चैंगजी वहाँ से पीछे मुड़ जाती है और वो चैंग से कहती है कि चलो हम लोग चल के नहा लेते हैं और उसके बाद तो मुझे अपनी सारी बातें बताओगे। जिसके बाद हम लोग चैंग के चेहरे के ऊपर शैतानी मुस्कान देखते हैं और वो कहता है कि वाओ वाओ, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे कहता है होस्ट आई हैव अ गुड सजेशन, आई विल टीच यू 9 मसाज
फास्ट टेक्निक। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग को भाई बाथ हाउस के अंदर लेके जाती है और वहाँ पे जो भी सर्वेंट थी वो सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि गॉडेस चैंग ने पहली बार किसी मर्द को अपने साथ नहलाने के लिए लाई थी। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर अभी भी वही मुस्कान थी और वो बेचारा इस बात से परेशान था कि उसे पीठ को सामने से साफ करना चाहिए या फिर आगे से। जिसके बाद चैंग से कहती है क्या तुम करना शुरू करोगे, जिसपे चैंग आगे से भाई लाल हो जाता है और वो कहता है कि यस मैम। इसके बाद चैंग की नाकों से खून बहने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि गॉडेस आज मैं आपको दिखा दूंगा हैंड ऑफ गॉड की असली ताकत। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ में कपड़े को बांधता है। इसके बाद वो चैंग की पूरी बॉडी के ऊपर मसाज करने लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चैंग को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको एक चीज जरूर समझ में आती है और वो है मजा। खैर उसी टाइम पे हम लोग बाथ हाउस के सर्वेंट को देखते हैं और उन सभी के चेहरे लाल हो जाते हैं चैंग की टेक्निक को देख के, और वो तीनों एक साथ कहती हैं कि ये कौन सी टेक्निक है भाई, कौन सी दुनिया से लेके आए हो। चैंग मसाज लेते हुए चैंग से कहती है कि चैंग ने ऐसा कई सारे लड़कियों के साथ किया होगा और उसे मसाज दी होगी। बेसिकली वो हांजी का ताना चैंग को मार रही थी। इस पे चैंग आगे से कहता है कि चैंग जी वो पहली औरत है जिसको चैंग ने मसाज दी है और वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट है। लेकिन जो चैंग था वो वहाँ पे जुआन चुक के बारे में बता देता है कि वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट बंदा है और उसने पहले किसी एक औरत को देखा है जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो उसे खूबसूरत लड़की से पहले कभी भी नहीं मिला है। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि जब मैं उससे मिला था तब मैंने कपड़े पहन रखे थे और ये सिचुएशन चैंग जी की सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसलिए चैंग जी को ऐसा लगने लगता है कि चैंग उसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद चैंग वहाँ पे ये भी कहता है कि चैंग उससे शादी करेगा यानी जुबानचो से, जैसे ही उसे चीज मिल जाएगी यानी कि आर्टिफैक्ट। इसके बाद वो अपनी पूरी दुनिया बसा लेगा उसी के साथ यानी कि फैमिली पूरी करेगा। लेकिन चैंग जी ये सभी बातें अपने ऊपर समझ लेती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि साले मैंने अभी तक तुझसे शादी करने का वादा नहीं किया है। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये दुख की बात है कि चैंग सिर्फ एक नॉर्मल सा मॉडल बंदा है यानी कि कोई कल्टीवेशन वाला नहीं, और अगर गॉडेस किसी ऐसे के साथ शादी करेगी तो फिर ये बात कुछ जचेगी नहीं ना। लेकिन उसी टाइम पे चैंग अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है जो कि था फुट मजाज। जिसके बाद वो एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है जिसे चैंग जी का रोम रोम खुश हो जाता है। जिसके बाद वो शर्मा के कोने में खड़ी हो जाती है। चैंग को ऐसा लगता है कि उसने चैंग जी को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग जी को देखते हैं जो कि शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये साले चैंग को इस तरह की टेक्निक्स के बारे में कैसे पता चला जो कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। इसके बाद चैंग जी वहाँ पे खड़ी होती है और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग के इंटेंशन को समझ चुकी है, लेकिन अभी शादी के लिए काफी ज्यादा जल्दी हो रही है। जिसके बाद चैंग से कहती है कि यहाँ पे अभी कोई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसके बाद चैंग जी आगे बढ़ती है और वो चैंग को सील के टूटने और डीमन के बाहर आने के बारे में सब कुछ बता देती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और वो अभी के लिए स्विमिंग किंगडम को छोड़ के चला जाए, क्योंकि जब गॉडेस उस बीस्ट के साथ फाइट कर रही होगी तब उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो चैंग को बचा सके, और वैसे भी उस टाइम पे वो इमोर्टल्स के साथ होगी। लेकिन चैंग आगे से कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, वो चैंग जी की साइड कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ खड़ा रहेगा, और जब तक चैंग यहाँ पे है चैंग जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन चैंग जी आगे से एक अजीब और क्रीपी सी मुस्कान देती है और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इस बेवकूफ को पता भी नहीं है कि डीमन अटैक क्या होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब ये कह रहा है कि ये मेरी रक्षा करेगा तब ये डर के मारे अंदर से काम रहा होगा। जिसके बाद भाई चैंग जी उसे कहते हैं कि अभी के लिए चलो बेडरूम में चलते हैं और डुगी डुगी बूगी बूगी करते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग भाई आराम से लेटा हुआ था, वो भी बूगी बूगी करने के बाद, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी टेक्निक्स की वजह से इसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो चुका है और मेरी मदद से ये आराम से सो पा रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपनी रियल फॉर्म में आता है और वो आगे से कहता है कि एशियन हेवनली डीमन, चलो देखते हैं कि ये चीज क्या है और इसके साथ क्या करना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उड़ते हुए उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे सील थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है तब उसको यही सब सुनाई देता है कि सील को मेंटेन करने वाले बात यही कर रहे थे कि गॉडेस खुद को कुछ ज्यादा ही हाई पावर वाली समझती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही है जो कि इस सील को दोबारा रीसील कर सकती है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे किंग को कोई नया तरीका पता चल जाएगा वैसे ही हम लोग उसे यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद वो यहाँ की गाय के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगी और कुछ ज्यादा नहीं। इसे चैंग को याद आता है कि चैंग जी ने नहाते समय उससे कहा था, हालांकि वो हर बार सील को हमेशा सील कर देती है लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा टूटती रहती है और सील हमेशा छोटे से छोटे टाइम में वो बार बार ब्रेक होती रहती है। लेकिन चैंग जी की जो डिवाइन पावर है उसे रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए अगर उसकी डिवाइन पावर वापस आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर डिस्ट्रक्शन पूरी सिटी के अंदर फैल जाएगा, और उसे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा होगा जरूर कि वो कभी भी डीमन को नहीं रोक पाएगी और डीमन पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अंदर जाते हुए उन लोगों से कहता है कि कुछ सीलर्स जिनको सेल को मेंटेन करना चाहिए वो यहाँ पे मक्खियां मार रहे हैं। वो सभी सीलर्स जैसे ही चैंग को देखते हैं तो फिर वो उससे पूछते हैं कि चैंग कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सील टेंपल के अंदर आ गया। चैंग आगे से अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि चीटियों को किसी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में उन्हें जला के मार देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही उन वेपन्स को उठाता है जिनकी वजह से वो डिवाइन पावर को मेंटेन करते हैं तब उसे पता चलता है कि इन वेपन्स की वजह से जो असली डिवाइन पावर है वो किसी और जगह पे भेजी जा रही है, न कि सील को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो सील थी वो टूट जाती है और वो सील जैसे ही टूटती है तो फिर चैंग जी को भी इसके बारे में पता चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो सील जैसे ही टूटती है तो फिर वहाँ पे बेहद डेमोनिक एनर्जी
एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी पूरे सुमिंग किंगडम को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद चैंगजी तुरंत अपने बिस्तर से उठ जाती है और वो तुरंत उस तरफ आगे बढ़ने लगती है जहाँ से डीमन बाहर निकलने वाला था। इसके बाद हम लोग हांजी को देखते हैं और उससे भी पता चल जाता है कि एशियन डीमन आजाद हो चुका है और वो दोबारा जिंदा होने वाला है। और हांजी को इतना जरूर पता था कि सील बिना आर्टिफैक्ट के आजाद नहीं हो सकती है, इसीलिए हांजी को यकीन हो जाता है कि चैंग ने सक्सेसफुली उस आर्टिफैक्ट को चुरा लिया है चैंग जी के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं किंग टाको जिसको खून के आंसू रोने की जरूरत पड़ रही थी और उसे यकीन ही नहीं होता है कि सील टूट चुकी है। जिसके बाद वो चिल्ला के कहने लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाओ और उनसे मदद लेके आओ। इसके बाद अगला सीन डीमन डोमेन का होता है और हम लोग वहाँ पे कॉन्ग मिंग को देखते हैं और अभी के लिए ये असिस्टेंट कमांडर है। इसके बाद कॉन्ग मिंग अपने लोगों से कहता है कि टीम को असेंबल करो, हम लोग बैटल के लिए तैयार होने वाले हैं, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग टाओसी को देखते हैं और वो हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, मैं दोबारा से सरफेस के वापस जाऊंगा और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दूंगा और मैं इसकी शुरुआत इमोर्टल वर्ल्ड से करूंगा। जिसके बाद टाओसी अपनी सील से आजाद होता है और वो उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और इसका पहला टारगेट चैंग जी थी क्योंकि उसी ने इसे इतने सालों तक यहाँ पे बंद करके रखा था। और टाओसी इस बात की कसम खा लेता है कि वो शुरुआत चैंग जी के साथ ही करेगा, उसके लाखों टुकड़े करके और उन सभी को एक फ्लैग में लटका देगा, इस बात को साबित करने के लिए कि वो उस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वो उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है और कहता है कि एशियन किंग वापस आ रहा है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता है और उसके सर को पकड़ता है और उसे कहता है कि लाल छिपकली किधर जा रहा है, अभी तो मैं तुझे कूट के कश्मीरी मिर्च बना के बेचूंगा। जिसके बाद चैंग टाओसी को पकड़ता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। जिसके बाद टाओसी खड़ा होता है और वो चैंग से कहता है कि तुम कौन हो, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर अभी के लिए सिर्फ वो लड़की ही है जो कि मुझे रोक सकती थी, लेकिन अब वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये अचानक से कौन आ गया जो कि अपने एक हाथ के साथ ही मुझे नीचे पटक सकता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग खड़ा होता है और वो आगे से कहता है कि बस पास ही से गुजर रहा था, तभी याद आया कि कश्मीरी मिर्च बनाने के लिए लाल छिपकली चाहिए, तो फिर यहाँ पे चला आया।